एपिसोड नंबर 1131। बादशिंग ज्ञान को लगा कि वह त्रिपाठी जीवक्ति को मनाने की पूरी कोशिश कर रहा था। अगर कोई और होता तो वह इतना स्पष्टवादी कैसे हो सकता था। वह एक दुनियादार आदमी था जो मानवीय संबंधों में अच्छी तरह से वाकिफ था, इसलिए वह स्वाभाविक रूप से जानता था कि दूसरों के साथ बातचीत करते समय क्या कहना है और क्या नहीं कहना है। केवल त्रिपाठी जीवक्ति का सामना करते समय ही उन्होंने अपने परिवार की सभी शर्तों को सामने रखा, क्योंकि उन्होंने पाया कि इस युवक का स्वभाव और धैर्य अच्छा नहीं था। शायद यह वही की वजह से था कि बादशिंग ज्ञान का उनके बारे में बुरा प्रभाव था। अगर वह गोलमोल बातें करना जारी रखता तो उसे डर था कि उसे बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। उन्हें इतना सच्चा और ईमानदार देखकर बादशिंग ज्ञान ने सोचा कि अगर त्रिपाठी जीवक्ति के पास थोड़ी सी भी अक्ल होगी तो वह इन प्रस्तावों को अस्वीकार नहीं करेंगे। इसलिए अपनी बात खत्म करने के बाद उन्होंने उम्मीद भरी नजरों से त्रिपाठी जीवक्ति को देखा। तुम्हारे पास 5 सांसें बची हैं। त्रिपाठी जीवक्ति अभी भी उदासीन रहे, उन्होंने जरा भी हिचकिचाहट नहीं दिखाई। बादशिंग ज्ञान के भाव कई बार बदले, इससे पहले कि उन्होंने अपना दिल कठोर किया और दांत पीसकर बोले, छोटे मित्र, मेरा हाई के परिवार और शिव परिवार दोनों शैडो मून हॉल की परिधीय शक्तियां हैं। हालांकि हमारे बीच कई मतभेद हैं, फिर भी हमें सहयोगी माना जा सकता है। हमने एक बार एक साथ आगे बढ़ने, एक साथ जीने और मरने पर सहमति व्यक्त की थी। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे जैसी छोटी शक्ति को शैडो मून हॉल द्वारा पहले ही पूरा निगल लिया गया होता। क्या छोटे मित्र इस पर पुनर्विचार करना चाहेंगे? इन शब्दों में स्पष्ट रूप से धमकी का एक संकेत था, जिसका अर्थ था कि अगर त्रिपाठी जीवक्ति ने अपने हाई के परिवार के संरक्षण पर भरोसा नहीं किया तो एक बार जब शिव परिवार हाई के परिवार के साथ सेना में शामिल हो जाता तो शायद त्रिपाठी जीवक्ति को इन दो शक्तियों की शत्रुता का सामना करना पड़ता। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया। आओ, मैं देखूंगा कि आने के बाद तुम वापस जा पाते हो या नहीं। ऐसा कहकर बादशिंग ज्ञान के जवाब देने का इंतजार किए बिना त्रिपाठी जीवक्ति मुड़े और गुफा में चले गए। बादशिंग ज्ञान गुस्से से काम उठा। हालांकि उसकी शक्ति बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी वह हाई के परिवार का एक वृद्ध था। अब जब उसे त्रिपाठी जीवक्ति को भर्ती करने का आदेश दिया गया था तो वह कैसे कल्पना कर सकता था कि यह छोटा बदमाश इतना अभिमानी और दबंग होगा, यहाँ तक कि उसे मौका भी नहीं देगा। क्या वह सच में सोचता है कि वह कोई बड़ी हस्ती है? एक तुच्छ संत कोटि का कृषक, भले ही उसकी युद्ध शक्ति उच्च हो, क्या वह शिव परिवार के सभी मास्टरों का विरोध करने में सक्षम होगा? आप वास्तव में मेरी दया की सराहना करना नहीं जानते। छोटे मित्र, बादशिंग ज्ञान भी त्रिपाठी जीवक्ति के रवैये से क्रोधित हो गया और धीमी आवाज में कहा, ड्रैगन गुफा पर्वत मेरे हाई के परिवार की संपत्ति है, बाहरी लोगों का यहाँ स्वागत नहीं है। छोटे मित्र को रहने के लिए दूसरी जगह चुननी चाहिए। त्रिपाठी जीवक्ति, जो अभी गुफा के प्रवेश द्वार पर पहुंचे थे, तुरंत मुड़े और बादशिंग ज्ञान को ठंडी नजरों से देखा। बादशिंग ज्ञान ने कोई डर नहीं दिखाया और बस व्यंग्य किया, मुझे पता है कि यह जगह पहले आपको वुई ने दी थी, लेकिन अब जब वुई ने परिवार से अलग होने की घोषणा कर दी है तो उसे ड्रैगन गुफा पर्वत को दूर करने का कोई अधिकार नहीं है जब तक कि वह सजा पाने के लिए परिवार में वापस नहीं आ जाती। लेकिन फिर भी ये जगह अभी भी मेरे हाई के परिवार की है। एक बाहरी व्यक्ति को यहाँ उंगली उठाने का कोई अधिकार नहीं है। इसके अलावा यहाँ आने वाले सभी परिवार शिष्यों को दंडित किया जाएगा। कोर्ट, चले जाओ, त्रिपाठी जीवक्ति ने धीमी आवाज में चिल्लाया। उनकी आत्मिक शक्ति एक ज्वार की तरह फूट पड़ी। बादशिंग ज्ञान ने अपनी ज्ञान सागर को डगमगाते हुए महसूस किया। उनका चेहरा पीला पड़ गया और उन्हें पीछे की ओर हवा में उड़ते हुए बीच हवा में एक मुंह भर खून की उल्टी हो गई। उतरने के बाद उनका चेहरा सदमे और डर से भर गया था। वह एक तृतीय क्रम संत कोटि का कृषक था, लेकिन आत्मा की खेती के मामले में वह वास्तव में त्रिपाठी जीवक्ति से नीचा था, जिसने अभी अभी प्रथम क्रम संत कोटि में प्रवेश किया था। सिर्फ एक बार से वह घायल हो गया था और उसकी ज्ञान सागर हिल गई थी। अगर यह छोटा बदमाश उसकी जान लेना चाहता तो क्या यह आसान नहीं होता? मैं तुम्हें इस बार नहीं मारूंगा, लेकिन वापस जाओ और अपने हाई के परिवार को बताओ कि अगर तुम फिर से मेरे लिए परेशानी खड़ी करने की हिम्मत करते हो तो मैं तुम्हारे हाई के परिवार का नरसंहार कर दूंगा। वुई और अन्य लोग अभी मेरे साथ हैं, इसलिए ड्रैगन गुफा पर्वत भी मेरा है। कोई भी जो मेरी अनुमति के बिना इस जगह के 50 किलोमीटर के भीतर कदम रखता है वह मेरा दुश्मन है, इसलिए मुझ पर कोई दया न दिखाने के लिए मुझे दोष मत देना। कोर्ट, तुम, बादशिंग ज्ञान ने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर इशारा किया। उसके हाथ काम रहे थे क्योंकि क्रोध ने उसके दिल को भर दिया था, जिससे वह लगभग फिर से खून खांसने वाला था। और देर न करते हुए उसने अपनी स्टार शटल को बुलाया और तेजी से भाग गया। गुफा के बाहर जब वुई का अनुसरण करने वाले कृषक ने बादशिंग ज्ञान को ये कहते हुए सुना कि यहाँ आने वाले सभी शिष्यों को दंडित किया जाएगा तो उन सभी के चेहरे पर उदास भाव आ गए। उन्होंने परिवार के फैमिली लॉ के बारे में लंबे समय से सुना था और जानते थे कि यह कुछ ऐसा नहीं था जिसे आम लोग सहन कर सके। फैमिली लॉ के अधीन किए गए 10 में से 7 लोग अपाहिज हो जाते थे, 2 की मौत हो जाती थी और एक को जीवन भर बिस्तर पर पड़े रहने के लिए मजबूर होना पड़ता था, खुद की देखभाल करने में असमर्थ। लेकिन पलक झपकते ही वृद्ध बादशिंग ज्ञान, जो हमेशा उच्च और शक्तिशाली था, घायल हो गया था और खून खांसते हुए भाग गया था। अब फैमिली लॉ का उल्लेख करने की हिम्मत भी नहीं कर रहा था। उन्हें यह भी समझ नहीं आया कि क्या हुआ था। वे सभी त्रिपाठी जीवक्ति को घूर रहे थे। उनकी आंखें प्रशंसा और यहाँ तक कि कुछ उत्साह से भरी थी।
वे सभी वूई के साथ हुए अन्यायपूर्ण व्यवहार के कारण परिवार छोड़ चुके थे, इसलिए वे लंबे समय से वूई पर फैमिली लॉ लगाने के बाद छिंगियान के फैसले से असंतुष्ट थे। अब जब उन्होंने बा छिंगियान को सबक सिखाते हुए देखा तो वे स्वाभाविक रूप से खुश थे। इन निम्न स्तर के कृषक को वृद्ध बा के प्रति केवल डर महसूस होता था, सम्मान नहीं। बा छिंगियान जिए या मरे, उन्हें परवाह नहीं थी, उन्हें केवल वूई की परवाह थी। गुफा में वापस त्रिपाठी जीवप्ती ने वूई के चेहरे पर बहुत दुख देखा और उसे सांत्वना दी। चिंता मत करो, जब तक तुम परिवार में वापस नहीं जाना चाहती, वे तुम्हें ले जाने में सक्षम नहीं होंगे। मुझे अपनी चिंता नहीं है, बस त्रिपाठी जीवप्ती, तुम इस बार थोड़ा आगे बढ़ गए। हालांकि वृद्धबा के शब्द कुछ अजीब थे, लेकिन उन्होंने जो कहा वह सच था। हाई के परिवार का शू परिवार के साथ एक समझौता था। एक बार जब शू परिवार उस समझौते का इस्तेमाल करता है, तो भले ही हाई के परिवार न चाहे, उनके पास उनके साथ सेना में शामिल होने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। आज तुमने वृद्धबा के साथ जिस तरह का व्यवहार किया, उसके साथ मिलकर मुझे डर है कि परिवार वास्तव में शू परिवार के साथ सेना में शामिल हो जाएगा। मेरे पास अपना तरीका है, इस जगह को कोई और नहीं छुएगा और तुम में से किसी को भी कोई नुकसान नहीं होगा। त्रिपाठी जीवप्ती दो छोटे परिवारों से नहीं डरते थे। उनके पास अभी भी लगभग 100 बूंदें स्वर्णिम रक्त की थी, इसलिए यदि दूसरी तरफ वास्तव में बहुत अधिक लोग थे तो वह स्वर्णिम रक्त की एक बूंद का त्याग कर सकते थे और आने वाले किसी भी संतकोटि को मार सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले ही अपने स्वर्णिम रक्त की शक्ति का परीक्षण कर लिया था और जानती थी कि साधारण संतकोटि इसका विरोध नहीं कर सकते। आखिरकार स्वर्णिम रक्त की एक बूंद 3 महीने की खेती के बराबर थी। हालांकि इस तरह की चीज बहुत कीमती थी, इसलिए जब तक ये बिल्कुल आवश्यक नहीं था, त्रिपाठी जीवप्ती इसका उपयोग करने को तैयार नहीं थे। यह सही है, जब तक मैं यहाँ हूँ, पूरे शू परिवार को भूल जाओ, भले ही कुछ ओरिजिन रिटर्निंग कोटि के मास्टर आ जाए, वे हमारा कुछ नहीं कर पाएंगे। यांग इन्फ्लेमेशन अचानक बीच में बोल पड़ी। त्रिपाठी जीवप्ती और वो ये दोनों ने उसे आश्चर्य से घूरना शुरू कर दिया, यह नहीं जानते हुए कि उसे इतना आत्मविश्वास कहाँ से मिला। यांग इन्फ्लेमेशन रहस्यमय तरीके से मुस्कुराए, अभी भी 3 दिन बाकी है, बस इंतजार करो और देखो। उसके आत्मविश्वासी रूप को देखकर त्रिपाठी जीवप्ती को अचानक इसकी उम्मीद बढ़ गई। वह ये भी जानना चाहते थे कि इतने सारे कीमती सामग्रियों को खर्च करने के बाद यांग इन्फ्लेमेशन ने जिस रक्षात्मक आत्मिक विन्यास को व्यवस्थित किया था, वह कितना शक्तिशाली था। यांग इन्फ्लेमेशन से संक्रमित होकर वूई के चेहरे पर छाई उदासी दूर हो गई और उसने बात करना और हंसना शुरू कर दिया। हालांकि ड्रैगन गुफा पर्वत पर लोगों की संख्या कम थी, सब कुछ स्थिर था। वूई वित्त और सामग्री का प्रभारी थी, जबकि उसके अधीन लगभग 40 लोग सभी व्यस्त थे। यांग इन्फ्लेमेशन स्टोन मंगूज को सामग्री को परिष्कृत करने और आत्मिक विन्यास को व्यवस्थित करने का नेतृत्व कर रही थी। जब त्रिपाठी जीवप्ती फिर से अपने पत्थर के कमरे में लौटे तो उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि उनके सामने एक नया पत्थर का दरवाजा था। ये पत्थर का दरवाजा बहुत अच्छी तरह से बनाया गया था और जब ये बंद था तो त्रिपाठी जीवप्ती को ये सुनकर आश्चर्य हुआ कि वह बाहर से कुछ भी नहीं सुन सकता था। इस पत्थर के दरवाजे में एक ध्वनि रोधी प्रभाव प्रतीत होता था, और इतना ही नहीं, ये दूसरों को अंदर जांच करने के लिए अपनी दिव्य चेतना का उपयोग करने से भी रोकता था, जिससे वह अपनी दिव्य चेतना का उपयोग कर सके। ये वास्तव में काफी अच्छा था। त्रिपाठी जीवप्ती को यकीन था कि ये पत्थर का दरवाजा यांग इन्फ्लेमेशन द्वारा बनाया गया एक खजाना था। इस पत्थर के दरवाजे के साथ भविष्य में उनके लिए पीछे हटना बहुत आसान होगा। कम से कम बाहर कोई भी उन्हें परेशान नहीं कर पाएगा या नहीं देख पाएगा कि वह अंदर क्या कर रहे हैं। यांग इन्फ्लेमेशन ने कहा था कि वह न केवल ड्रैगन गुफा पर्वत के लिए आत्मिक विन्यास की व्यवस्था करने के लिए, बल्कि इतने सारे लोगों को लाने के लिए भी संत स्फटिक सेंट क्रिस्टल्स खुद उठाना चाहती थी। हालांकि उनका त्रिपाठी जीवप्ती से कोई लेना देना नहीं था, लेकिन अधिक लोग होना अभी भी बेहतर था। चूंकि वे सभी वूई के लिए यहाँ आने के लिए अपने परिवारों को छोड़ चुके थे, यह उसकी मदद करने के बराबर था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती उनके साथ अन्याय नहीं कर सकते थे। भविष्य में उन्हें खेती करने के लिए आवश्यक सभी संत स्फटिक, गोलियां और कलाकृतियों पर पैसे खर्च होंगे। अगर वह कम समय में बड़ी संख्या में संत स्फटिक जमा करना चाहते थे तो अंतरिक्ष आत्मिक स्फटिक स्पेस स्पिरिट क्रिस्टल्स बेचना सबसे प्रभावी तरीका था, लेकिन यह सबसे मूर्खतापूर्ण तरीका भी था। त्रिपाठी जीवप्ती ऐसा काम नहीं करेंगे। एक बार जब बड़ी संख्या में अंतरिक्ष आत्मिक स्फटिक यहाँ से बाहर निकलेंगे तो यह अनिवार्य रूप से दूसरों का ध्यान आकर्षित करेगा। चूंकि वह अंतरिक्ष आत्मिक स्फटिक नहीं बेच सकते थे, त्रिपाठी जीवप्ती केवल गोलियों से शुरुआत कर सकते थे। त्रिपाठी जीवप्ती एक रसायनज्ञ थे, इसलिए उन्हें कभी पैसे की चिंता नहीं करनी पड़ी। ब्लैक बुक स्पेस के अंदर अनगिनत आत्मिक घासें और आत्मिक दवाइयां थीं। इनमें से कुछ सामग्री वर्षाकाल तारा रेनफॉल स्टार के हेंगलो चैम्बर ऑफ कॉमर्स वेयरहाउस से ली गई थी, कुछ तैरते हुए महाद्वीप से एकत्र की गई थी, कुछ दूसरों को मारने से प्राप्त युद्ध की लूट थी, और कुछ गुइचे और अन्य लोगों द्वारा उस रहस्यमय जगह पर एकत्र की गई थी। त्रिपाठी जीवप्ती के पास आत्मिक घासों और आत्मिक दवाइयों की संख्या लगभग एक मध्यम आकार की महान शक्ति के भंडार के बराबर थी, और उनके पास ओरिजिन ग्रेड और ओरिजिन किंग ग्रेड जड़ी बूटियां भी थी। कुछ जड़ी बूटियां निकालते हुए त्रिपाठी जीवप्ती ने फिर अपनी गोली भट्टी निकाली और अपने पत्थर के कमरे में गोलियों को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित किया। अब जब उनकी शक्ति में सुधार हुआ था तो उनका रसायन विद्या स्तर एक बाधा को तोड़ता हुआ प्रतीत हुआ।
त्रिपाठी जीवप्ती ने कुछ संत कोटि उच्च श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत करने की कोशिश की और पाया कि उन्हें परिष्कृत करना बहुत मुश्किल नहीं था। हालांकि गोली शिराओं पिलवेन्स के प्रकट होने की संभावना बहुत अधिक नहीं थी, फिर भी ये 5 में से 1 के करीब थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया, ये संभावना बढ़ती गई। धीरे धीरे 4 में से 1 तक पहुंचे, फिर 3 में से 1। त्रिपाठी जीवप्ती ने चुपके से अनुमान लगाया कि उन्हें अब एक ओरिजिन ग्रेड निम्न श्रेणी के रसायनज्ञ होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि वह ओरिजिन ग्रेड निम्न श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत कर सकते थे। हालांकि अगर उन्होंने उन्हें जबरदस्ती परिष्कृत करने की कोशिश की तो वे असफल हो सकते थे, और एक बार जब वे असफल हो जाते थे तो वे ओरिजिन ग्रेड सामग्री खो देंगे। त्रिपाठी जीवप्ती को खुद ज्यादा गोलियों की जरूरत नहीं थी, वह मुख्य रूप से उन्हें पैसे के लिए बेचने के लिए रसायन विद्या कर रहे थे। गोली शिराओं वाली एक संत ग्रेड उच्च श्रेणी की गोली एक साधारण ओरिजिन ग्रेड निम्न श्रेणी की गोली से भी अधिक महंगी थी, इसलिए उन्होंने किसी भी ओरिजिन ग्रेड सामग्री को बर्बाद नहीं किया और केवल संत कोटि श्रेणी की गोलियों को परिष्कृत किया। खाने और सोने को भूलकर त्रिपाठी जीवप्ती ने खुद को रसायन विद्या की दुनिया में डुबो दिया। रसायन विद्या के माध्यम से उनकी संत कोटि खेती अधिक से अधिक स्थिर हो गई। त्रिपाठी जीवप्ती के हाथों से लगातार संत कोटि श्रेणी की गोलियां बन रही थी, जिससे एक के बाद एक जैद की बोतलें भर रही थी, जिससे एक उत्सव का दृश्य बन रहा था। जब अन्य रसायनज्ञ रसायन विद्या करते थे तो उन्हें ठीक होने के लिए एक लंबा समय चाहिए होता था, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती को इसकी आवश्यकता नहीं थी। उनकी आत्मिक शक्ति अत्यंत शक्तिशाली थी और पूरे वर्ष 6 रंग के आत्मा को गर्म करने वाले कमल के पोषण के साथ उनकी आत्मिक शक्ति एक साधारण व्यक्ति की तुलना में कहीं अधिक मजबूत थी। रसायन विद्या में उनके द्वारा खपत की गई आत्मिक शक्ति की मात्रा मूल रूप से आत्मा को गर्म करने वाले कमल की पुनर्प्राप्ति दर के बराबर थी। एपिसोड नंबर 1132। 3 दिन बाद जब त्रिपाठी जीवप्ती रसायन विद्या कर रहे थे, तभी उन्होंने अचानक यांग इन्फ्लेमेशन को उत्साह से चिल्लाते हुए सुना, जुड़ जाओ। अगले ही पल जमीन हिलने लगी और पत्थर के कमरे के अंदर के पत्थर गिरने लगे। जल्द ही सब कुछ स्थिर हो गया और बाहर से जोरदार जयकार की आवाजें आईं। यह क्या हो रहा है? त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे। अपने गोली भट्टी, पिल फर्नेस, जड़ी बूटियों और परिष्कृत गोलियों को समेटते हुए वह उत्सुकता से बाहर निकले। जैसे ही वह गुफा से बाहर निकले, त्रिपाठी जीवप्ती ने बाहर खड़े दर्जनों लोगों को देखा जो किसी तरह की खुशी के अवसर का सामना कर रहे थे। वूई भी, जो बहुत उदास मूड में थी, खुशी से मुस्कुरा रही थी, जबकि यांग इन्फ्लेमेशन तो और भी अधिक एक आत्मसंतुष्ट भाव पहने हुए थी, जैसे कि वह इस दुनिया की एकमात्र शासक थी। यू फैंग एक तरफ खड़ा था, त्रिपाठी जीवप्ती की चापलूसी कर रहा था जिस पर वह खड़े नहीं हो सके, लेकिन वे दोनों बेशर्म थे और उनमें जरा सा भी आत्म जागरूकता नहीं थी। क्या हो रहा है? त्रिपाठी जीवप्ती वूई के बगल में खड़े हो गए और पूछा। ओह, यांग इन्फ्लेमेशन ने रक्षात्मक आत्मिक विन्यास स्पिरिट अरे व्यवस्थित कर दिया है, वूई ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। क्या ये हो गया है? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना सिर घुमाया और चारों ओर देखा, लेकिन बाहर कुछ भी खास नहीं पाया। वास्तव में ये भी कहा जा सकता था कि कोई अंतर नहीं था, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती को स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि इस जगह के बारे में कुछ अलग था। जहां तक ठीक ठीक क्या अलग था, वह अपनी उंगली उस पर नहीं रख सके। त्रिपाठी जीवप्ती का भाव तुरंत गंभीर हो गया, क्योंकि उन्होंने पाया कि उन्होंने आत्मिक विन्यास में यांग इन्फ्लेमेशन की उपलब्धियों को कम करके आंका था। उसके द्वारा व्यवस्थित रक्षात्मक आत्मिक विन्यास कुछ ऐसा था जिसे वह बिल्कुल भी नहीं समझ सकते थे। यांग इन्फ्लेमेशन, तुम्हारा रक्षात्मक आत्मिक विन्यास कितना शक्तिशाली है? त्रिपाठी जीवप्ती ने अपना हाथ बढ़ाया और उसे अपनी ओर इशारा किया। क्या तुम अंदर जाकर कोशिश करना चाहते हो? यांग इन्फ्लेमेशन की खूबसूरत आंखों में एक धूर्त रोशनी चमकी जब उसने त्रिपाठी जीवप्ती से आग्रह किया, अंदर जाओ, मैं तुम्हें ये स्पष्ट रूप से देखने दूंगी। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक पल के लिए उसे देखा और फिर सिर हिलाया। अगर मैं अंदर गया तो क्या ये बहुत शर्मनाक नहीं होगा? ये कहना मुश्किल है। क्या तुम बहुत शक्तिशाली नहीं हो? तुम तो तृतीय क्रम संत कोटि को भी मार सकते हो, शायद तुम मेरे आत्मिक विन्यास को आसानी से तोड़ सकते हो। यांग इन्फ्लेमेशन ने सिर हिलाया, रहस्यमय होने का नाटक करते हुए। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और अधिक ध्यान से निरीक्षण किया। आत्मिक विन्यास को सामान्य ज्ञान से नहीं समझा जा सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में एक तृतीय क्रम संत कोटि कृषक को मार सकते थे, लेकिन एक बार जब वह एक गहरे आत्मिक विन्यास में गिर जाते तो स्वर्ग में आरोहण करने या पृथ्वी में प्रवेश करने का कोई रास्ता नहीं था। हालांकि यांग इन्फ्लेमेशन ने स्पष्ट रूप से कहा, कोई भी उसका आत्मविश्वास देख सकता था। त्रिपाठी जीवप्ती को यकीन था कि एक बार जब वह अंदर जाते तो वह निश्चित रूप से खुद को मूर्ख बनाएंगे। इतने सारे आंखों के जोड़े उन्हें घूर रहे थे, वह ऐसी शर्मनाक हरकत नहीं करेंगे। ये देखकर कि त्रिपाठी जीवप्ती निरीक्षण कर रहे थे, यांग इन्फ्लेमेशन ने अपने होंठ सिकुड़े, लेकिन परवाह नहीं की। उसे अपने द्वारा व्यवस्थित आत्मिक विन्यास पर बहुत भरोसा था। यदि कोई आत्मिक विन्यास में निपुण नहीं था तो एक बार जब वह उसमें गिर जाता तो वह कितना भी मजबूत क्यों न हो, वह कुछ भी करने में सक्षम नहीं होगा। दुर्भाग्य से समय कम हो रहा था और उसके पास पर्याप्त सामग्री नहीं थी। उसके द्वारा व्यवस्थित आत्मिक विन्यास अब केवल बचाव कर सकता था, मार नहीं सकता था। अगर उसके पास पर्याप्त समय और सामग्री होती तो वह पूरे ड्रैगन गुफा पर्वत को एक प्रतिबंधित क्षेत्र में बदल सकती थी।
कोई भी जो उसकी अनुमति के बिना ड्रैगन गुफा पर्वत के आसपास के 1000 किलोमीटर के दायरे में प्रवेश करता, वह वध के लिए एक मेमना बन जाता। त्रिपाठी जीवोक्ति स्पष्ट रूप से आत्मिक विन्यास को नहीं समझते थे, इसलिए अगर वह उनके माध्यम से देख सकते थे तो यह अजीब होगा। यांग इन्फ्लेमेशन को बिल्कुल भी चिंता नहीं थी। त्रिपाठी जीवोक्ति वास्तव में कोई सुराग नहीं देख सकते थे। जब उनकी आत्मिक शक्ति इस आत्मिक विन्यास में गिरी तो ये समुद्र में डूबने वाले पत्थर की तरह थी, जो जरा सी भी लहर पैदा करने में असमर्थ थी। इससे उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। उनके सामने की जगह उनकी दिव्य चेतना को निगलने में सक्षम प्रतीत होती थी। किसी को यह जानना होगा कि उनकी आत्मिक शक्ति साधारण लोगों से अलग थी। हालांकि उन्होंने अभी अभी संत कोटि में प्रवेश किया था, लेकिन उनकी आत्मा निश्चित रूप से एक ओरिजिन रिटर्निंग कोटि के मास्टर से कमजोर नहीं थी। फिर भी उनकी दिव्य चेतना भी कुछ भी पता नहीं लगा सकी। ये स्पष्ट था कि यह आत्मिक विन्यास कितना गहरा था। उनका भाव अधिक गंभीर हो गया। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपना दिल कठोर किया और अपनी उंगली की नोक से रक्त की एक बूंद जबरदस्ती निकाली और फिर उसे अपनी बाईं आंख पर पहुंच दिया। महान दानव देव, ग्रेट डेमन गॉड के सर्वनाश की दानव आंख, डेमन आई ऑफ अनाइलेशन को परिष्कृत करने के बाद से त्रिपाठी जीवोक्ति ने इसे केवल एक बार इस्तेमाल किया था, और वह तब था जब वह टोंग सुवान क्षेत्र, टोंग शैन रेल्म पर अस्थि जाति, बोन रेस के मास्टर से निपट रहे थे। त्रिपाठी जीवोक्ति ने उम्मीद नहीं की थी कि उन्हें यांग इन्फ्लेमेशन की जासूसी करने के लिए इसे फिर से इस्तेमाल करना पड़ेगा। स्वर्णिम रक्त की बूंद उनकी बाईं आंख में समा गई और एक पल में त्रिपाठी जीवोक्ति की बाईं आंख सुनहरी हो गई। ये सुनहरी रोशनी भव्यता से भरी हुई थी और किसी की आत्मा को निगलने में सक्षम प्रतीत होती थी। त्रिपाठी जीवोक्ति के बगल में खड़ी यांग इन्फ्लेमेशन और वो ही सहज रूप से पीछे हट गई, यह नहीं जानते हुए कि उन्हें अपनी रीढ़ की हड्डी में सिहरन क्यों महसूस हुई। अपनी सर्वनाश की दानव आंख का उपयोग करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने आखिरकार इस आत्मिक विन्यास के कुछ निशान खोजे। सर्वनाश की दानव आंख कुछ ऐसी थी जिसके साथ महान दानव देव का जन्म हुआ था और इसे अत्यंत गहरा कहा जा सकता था, जो दुनिया के सभी भ्रमों के माध्यम से देखने में सक्षम थी। यांग इन्फ्लेमेशन का आत्मिक विन्यास वास्तव में अच्छी तरह से छिपा हुआ था, लेकिन ये पूरी तरह से पता लगाने योग्य नहीं था। चारों ओर देखते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति देख सकते थे कि गुफा के चारों ओर लगभग 1000 मीटर के दायरे में ऊर्जा का एक सूक्ष्म प्रवाह था। इस तरह की ऊर्जा नग्न आंखों के लिए अदृश्य थी और किसी की दिव्य चेतना द्वारा पता नहीं लगाई जा सकती थी, लेकिन ये सर्वनाश की दानव आंख की धारणा से बच नहीं सकती थी। त्रिपाठी जीवोक्ति को ऊर्जा के इस प्रवाह से एक खतरनाक आभा महसूस हुई। त्रिपाठी जीवोक्ति कुछ सुराग देख सकते थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह इस आत्मिक विन्यास को तोड़ सकते थे। चुपके से हैरान होकर त्रिपाठी जीवोक्ति का यांग इन्फ्लेमेशन का मूल्यांकन तुरंत एक नई ऊंचाई पर पहुंच गया। उन्होंने पाया कि यह छोटी लड़की जिसे वह वापस लाए थे, वह न केवल एक खजाना थी बल्कि एक दुर्लभ रत्न थी। त्रिपाठी जीवोक्ति, क्या तुम अंदर जा रहे हो या नहीं? जल्दी करो, मैं भी अपने आत्मिक विन्यास की शक्ति जानना चाहती हूँ। यांग इन्फ्लेमेशन ने देखा कि त्रिपाठी जीवोक्ति हिल नहीं रहे थे और खुद को आग्रह करने से नहीं रोक सकी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपनी सर्वनाश की दानव आंख वापस ले ली और मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। मैं परेशानी की तलाश में नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मेरे आत्मिक विन्यास की शक्ति का परीक्षण करने वाला व्यक्ति आ गया है। ऐसा कहते हुए उन्होंने अचानक अपना सिर ऊपर उठाया और दूर घूरने लगे। कौन आ रहा है? यांग इन्फ्लेमेशन ने हैरानी से पूछा। शू परिवार। वूई का सुंदर चेहरा डूब गया क्योंकि उसने भी लोगों के एक समूह को दूर से तेजी से आते हुए देखा। उनके नेता की उपस्थिति देखने के बाद वह मदद नहीं कर सकी, लेकिन चिल्लाई, शू परिवार के कुलपति शू जीकुन, 5 महान वृद्ध और 4 विदेशी वृद्ध सभी आ गए हैं। एक छोटा समूह नहीं है, त्रिपाठी जीवोक्ति ने व्यंग्य किया। उनके और शू परिवार के बीच के झगड़े वास्तव में अकथनीय थे। वह अभी अभी कुछ चीजें खरीदने के लिए स्वर्गीय भाग्य शहर, हेवनली फेट सिटी, गए थे और यांग इन्फ्लेमेशन को शू परिवार के बेकार युवा स्वामी द्वारा छेड़छाड़ की गई थी। नतीजतन चीजें इस हद तक बढ़ गई थी। हालांकि चूंकि उनके बीच दुश्मनी थी, त्रिपाठी जीवोक्ति डरते नहीं थे। त्रिपाठी जीवोक्ति, इन लोगों को कम मत समझो। हालांकि शू परिवार में शू झीशेन की ताकत अच्छी है, वह सबसे मजबूत नहीं है। मैंने सुना है कि शू परिवार के कुलपति शू जीकुन ओरिजिन रिटर्निंग कोटि में प्रवेश करने वाले हैं, इसलिए वह निश्चित रूप से शू झीशेन से कहीं अधिक मजबूत है। अन्य वृद्धों और विदेशी वृद्धों भी तृतीय क्रम संत कोटि के हैं। उनमें से इतने सारे एक साथ आ रहे हैं। वूई ने चिंतित होकर उसे याद दिलाया। हालांकि वह जानती थी कि त्रिपाठी जीवोक्ति शक्तिशाली थे, अंत में यहाँ तक कि एक शेर भी भेड़ियों के एक झुंड का विरोध नहीं कर सकता था। शू परिवार ने इस बार अपने सभी अभिजात वर्ग को बाहर भेज दिया था, इसलिए वे स्पष्ट रूप से हार नहीं मानेंगे। मैं उन्हें कम नहीं आंक रहा हूँ, लेकिन हाय के परिवार भी वास्तव में आ गया है। दिलचस्प। त्रिपाठी जीवोक्ति ने समूह के दूसरी तरफ ठंडी निगाहों से घूरना शुरू कर दिया। वहां लोगों का एक समूह भी तेजी से उड़ रहा था। ये समूह शू परिवार से कम नहीं था। वे सभी संत कोटि श्रेणी के कृषक थे और तृतीय क्रम कृषक भी काफी थे। वूई ने त्रिपाठी जीवोक्ति की निगाह का अनुसरण किया और उसका चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि वह बुदबुदाए, कुलपति भी यहाँ है। इन दोनों परिवारों के लोगों ने स्पष्ट रूप से एक साथ आने पर सहमति व्यक्त की थी। शू परिवार के त्रिपाठी जीवोक्ति उन्हें आसानी से जाने नहीं देंगे, लेकिन त्रिपाठी जीवोक्ति नहीं जानते थे कि इस मामले पर हाई के परिवार का रुख क्या होगा।
पिछली बार त्रिपाठी जीवप्ती ने बाछिंग्यान को भगा दिया था, जिससे हाई के परिवार का चेहरा उतर गया था, इसलिए शायद हाई के परिवार भी शू परिवार के समान पक्ष में खड़ा होगा। अगर ऐसा वास्तव में हुआ तो भले ही वे वही परिवार से थे या नहीं, त्रिपाठी जीवप्ती कोई दया नहीं दिखाएंगे। त्रिपाठी जीवप्ती वही के आभारी थे, लेकिन हाई के परिवार के बारे में उनकी अच्छी धारणा नहीं थी। दोनों कुलों के लोग तेजी से एक साथ इकट्ठा हुए। यह अज्ञात था कि वे क्या चर्चा कर रहे थे, लेकिन वे वास्तव में वहीं खड़े थे और दूर नहीं गए। थोड़ी देर बाद दोनों पक्षों के बीच किसी तरह की असहमति हो गई और उन्होंने बहस करना शुरू कर दिया। शू परिवार के कुलपति शू जीकुन ने गुस्से में अपनी आस्तीन लहराए और शू परिवार के मास्टरों को गुफा की ओर ले गए, जबकि हाई के परिवार के लोग दूर खड़े थे, हिल नहीं रहे थे। ये दृश्य देखकर वूली ने राहत की सांस ली। वह वास्तव में नहीं जानती थी कि अगर कुलपति और वृद्ध एक साथ आए होते तो वह क्या करती। किसी भी मामले में वह एक बार हाई के परिवार की सदस्य थी और अब वृद्ध और विदेशी वृद्ध कुलपति के नेतृत्व में थे। हालांकि उनके इरादे अच्छे नहीं लगते थे, अंत में वे इस जगह के पास नहीं आए। ये वह परिणाम था जिसे वूली सबसे ज्यादा देखने की उम्मीद कर रही थी। यहाँ तक कि यू फैंग और दर्जनों कृषकों ने भी अपने दिलों में एक बड़ा पत्थर रख दिया था और बहुत आराम किया था। छिंगियान, तुम त्रिपाठी जीवप्ती की ताकत को सबसे अच्छी तरह जानते हो, तुम्हें क्या लगता है कि इस बार उसके साथ क्या होगा? हाई के परिवार के कुलपति येन ने पीले बाछिंगियान की ओर मुड़कर पूछा। कुछ दिन पहले बाछिंगियान त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा घायल हो गए थे और हाई के परिवार में लौट आए थे, जिससे सभी वृद्ध और विदेशी वृद्ध चौंक गए थे। उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती का जितना संभव हो सके उतना अधिक आकलन करने की कोशिश की थी, लेकिन ऐसा लगा कि उन्होंने अभी भी उनकी ताकत को कम करके आंका था। बाछिंगियान के विवरण के अनुसार त्रिपाठी जीवप्ती की आत्मा की खेती एक ओरिजिन रिटर्निंग कोटि के मास्टर से कमजोर नहीं थी। उन्हें नहीं पता था कि त्रिपाठी जीवप्ती ने कैसे खेती की, लेकिन इससे यह साबित हुआ कि यह युवक सरल नहीं था। भले ही वे उसे भर्ती करना चाहते थे, त्रिपाठी जीवप्ती के रवैये ने उन्हें अभी भी बहुत गुस्सा दिलाया। इस बार शू परिवार ने त्रिपाठी जीवप्ती के साथ परेशानी खोजने के लिए उनके साथ सेना में शामिल हो गया था, लेकिन येन ने उन्हें स्पष्ट जवाब नहीं दिया था। यहाँ तक कि यहाँ आने के बाद भी उन्होंने आगे बढ़ना जारी नहीं रखा, बस यहाँ खड़े रहे और स्थिति विकसित होने का इंतजार किया। ऐसा लग रहा था कि वह बस खड़े होकर देखने वाले हैं, लेकिन ऐसा जरूरी नहीं था। येन का सवाल सुनकर बाछिंगियान का भाव उदास हो गया, क्योंकि उसने कहा, हालांकि वह बहुत मजबूत है, मुझे नहीं लगता कि वह शू परिवार के खिलाफ जीत सकता है। 100 पर्वतों की चित्र 100 माउंटेन्स पिक्चर के लिए शू परिवार के लगभग सभी शीर्ष मास्टर आ गए हैं। भले ही वह उनमें से एक या दो को मार सके, दो मुट्ठी चार का मुकाबला नहीं कर सकती। वह निस्संदेह मर जाएगा। यह अच्छा है। येन की आंखें संतुष्टि से चमक उठी। कुलपति, हम ऊपर क्यों नहीं जाते? चूंकि वह त्रिपाठी जीवप्ती मरने वाला है और हमारे परिवार के प्रति उसका रवैया बेहद बुरा है, उसे भर्ती करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर हम ऊपर जाते हैं तो हम शू परिवार को एक एहसान बेच सकते हैं। शायद हम त्रिपाठी जीवप्ती के मरने पर 100 पर्वतों की चित्र को भी छीन सकते हैं। वालुन नाम के वृद्ध ने धीमी आवाज में पूछा। हाँ कुलपति, शू परिवार ने इस बार 100 पर्वतों के चित्र को खो दिया। अगर हम इसे वापस छीन सकते हैं, भले ही हम इसे रख न सके, हम उनसे बहुत सारी सामग्री मांग सकते हैं। 100 पर्वतों के चित्र के लिए मुझे लगता है कि शू परिवार निश्चित रूप से उदार होगा, विदेशी वृद्ध हुआन ने भी कहा, स्पष्ट रूप से सोचते हुए कि यह एक अच्छा सौदा था। कुलपति कहीं उनके लड़ने का इंतजार तो नहीं कर रहे हैं जब तक कि दोनों पक्ष घायल न हो जाएं, इससे पहले कि हम लाभ उठाएं। अधिक लचीले दिमाग वाले किसी व्यक्ति ने एक बड़ी संभावना के बारे में सोचा। एपिसोड नंबर 1133। हाई के परिवार और शू परिवार हमेशा ताकत में बराबर रहे थे, लेकिन अब जब शू जी शेन मर गया था और जिस 100 पर्वतों की चित्र 100 माउंटेन्स पिक्चर से वे सबसे ज्यादा डरते थे वह खो गया था, तो वर्तमान शू परिवार हाई के परिवार से थोड़ा कमजोर होना चाहिए। अगर त्रिपाठी जीवप्ती शू परिवार के कुछ और संत कोटि को मार सकते थे, तो शायद हाई के परिवार उन्हें पूरी तरह से मिटाकर शू परिवार की शक्तियों को पूरी तरह से जोड़ सकता था। ये सब सोचते हुए कई लोगों के दिल जलने लगे। चुपके से सोच रहे थे कि कुलपति वास्तव में हाई के परिवार के कुलपति थे, उनकी दूरदर्शिता वास्तव में कहीं अधिक दूरदर्शी थी। वे केवल शू परिवार से लाभ के लिए 100 पर्वतों के चित्र का आदान प्रदान करना चाहते थे। वे इतने बड़े अवसर को कैसे देख सकते थे? ये ने परवाह नहीं की कि वे क्या सोचते थे और बस हल्के से कहा, क्या आप केवल तत्काल लाभ देखते हैं? कुलपति का मतलब? सभी ने संदेह की निगाह से येन को देखा। येन ने आह भरी, मेरा हाई के परिवार शैडो मून हॉल की केवल एक परिधीय शक्ति क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम काफी मजबूत नहीं हैं, क्योंकि हमारे पास एक शक्तिशाली मास्टर नहीं है। अगर हमारे पास एक ओरिजिन रिटर्निंग कोटि का मास्टर होता तो मुझे विश्वास है कि शैडो मून हॉल मेरे परिवार की स्थिति पर पुनर्विचार करेगा। कई वृद्धों और विदेशी वृद्धों ने भौहें सिकुड़ी, यह नहीं जानते हुए कि येन क्या सोच रहे थे, लेकिन चाणक्य के भाव बदल गए क्योंकि उसने सोचना शुरू कर दिया। आप क्या सोचते हैं? अगर हमें इस त्रिपाठी जीवप्ती को परिवार में भर्ती करना होता तो उसकी योग्यता के साथ क्या वह ओरिजिन रिटर्निंग कोटि में प्रवेश करने में सक्षम होगा? कुलपति उसे भर्ती करना चाहते हैं, लेकिन वह छोटा बदमाश बहुत अभिमानी है। वालुन ने सिर हिलाते हुए कहा, मुझे नहीं लगता कि ऐसे कांटे को भर्ती करना आसान होगा। हाँ,
कुलपति, वह अभी सिर्फ एक प्रथम क्रम संत कोटि है, उसे ओरिजिन रिटर्निंग कोटि में प्रवेश करने में कई दर्जन साल लगेंगे। कौन जानता है कि कुछ दर्जन सालों में क्या होगा। बाछेंगियान ने भी बोला। उसे त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा बार बार अपमानित किया गया था, और हालांकि वह जानता था कि वह त्रिपाठी जीवप्ती का प्रतिद्वंद्वी नहीं था, वह अपना गुस्सा निगल नहीं सकता था, इसलिए वह अभी भी उसे भर्ती करने के बारे में कैसे सोच सकता था। यीएन ने सिर हिलाया और जल्दी से कहा, छिंगियान के अनुसार इस बार त्रिपाठी जीवप्ती निश्चित रूप से मर जाएगा, लेकिन वह निश्चित रूप से शू परिवार के कुछ लोगों को अपने साथ खींच पाएगा। हमें केवल एक महत्वपूर्ण क्षण में कार्य करने और त्रिपाठी जीवप्ती को बचाने की जरूरत है। अगर वह छोटा बदमाश स्थिति को समझता है तो वह निश्चित रूप से मेरी सेवा करेगा और मेरे परिवार के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा करेगा। अगर वह आत्मसमर्पण करता है तो क्या 100 पर्वतों की चित्र मेरे हाई के परिवार का नहीं होगा। सबकी आंखें चमक उठी। चाणक्य, जो अब तक नहीं बोला था, उसने एक पल के लिए सोचा, इससे पहले कि वह बोला, कुलपति, अगर वह आत्मसमर्पण करने से इनकार करता है तो क्या होगा। यीएन ने व्यंग्य किया। वह करेगा। जीवन और मृत्यु के बीच मुझे लगता है कि वह एक बुद्धिमान चुनाव करेगा। कुलपति, अगर हम इस तरह से कार्य करते हैं तो क्या हम शू परिवार को नाराज नहीं करेंगे। बाछेंगियान ने पूछा। शू परिवार। यीएन की आंखों में तिरस्कार झलक उठा। अगर मैं शू परिवार को नाराज करता हूं तो क्या होगा। आज के बाद शू परिवार का कोई शू परिवार नहीं रहेगा। जैसे ही उन्होंने ये सुना, सभी वृद्धों और विदेशी वृद्धों को तुरंत समझ आ गया कि यीएन क्या सोच रहे थे और उन्होंने गहरी सांस ली। कुलपति केवल त्रिपाठी जीवप्ती के संकट का लाभ उठाकर उसे एहसान दिखाना और उसे भर्ती करना नहीं चाहते थे, वह इस अवसर का लाभ उठाकर शू परिवार के अभिजात वर्ग को भी नष्ट करना चाहते थे। कुलपति ने न केवल त्रिपाठी जीवप्ती को पसंद किया, बल्कि 100 पर्वतों की चित्र और शू परिवार के लोगों को भी। एक समय के लिए कई लोगों को पसीना आ रहा था, लेकिन वे बेहद उत्साहित भी थे। जब तक वह छोटा बदमाश आत्मसमर्पण करने को तैयार है, मैं उसके लिए गोलियां खरीदने के लिए परिवार की सभी संपत्ति का उपयोग कर सकता हूँ। उसकी योग्यता के साथ, जब तक उसके पास पर्याप्त गोलियां हैं, मुझे लगता है कि उसे ओरिजिन रिटर्निंग कोटि में प्रवेश करने में 10 साल से अधिक नहीं लगेंगे। यीएन ने ऐसा कहा जैसे कि उनकी आंखों के सामने एक सुंदर तस्वीर सामने आ गई थी, जिससे वह दर्जनों साल छोटे लग रहे थे। एक बार जब वह ओरिजिन रिटर्निंग कोटि तक पहुंच जाता है तो मेरे हाई के परिवार की स्थिति बढ़ जाएगी और हम शैडो मून हॉल की आंतरिक परत में प्रवेश करने में सक्षम होंगे। जब वो समय आएगा तो क्या हमें अभी भी पुरस्कार प्राप्त न होने की चिंता करने की आवश्यकता होगी। सभी स्तब्ध थे। वे स्वाभाविक रूप से जानते थे कि अगर कोई परिणाम की परवाह किए बिना अपनी खेती बढ़ाने के लिए गोलियों का उपयोग करता है तो वास्तव में 10 साल के भीतर एक संत कोटि कृषक को ओरिजिन रिटर्निंग कोटि में पदोन्नत करना संभव था, लेकिन साथ ही वह व्यक्ति एक अपाहिज बन जाएगा। खेती बढ़ाने के लिए गोलियों का उपयोग करने से अशुद्ध परिणाम मिलेंगे और यहाँ तक कि एक प्रतिभाशाली भी साधारण बन जाएगा। लेकिन इसका उनसे क्या लेना देना था। त्रिपाठी जीवप्ती तो बस एक बाहरी व्यक्ति था जिसे वुई ने तारामंडल स्टार स्काई से उठा लिया था। भले ही वह एक प्रतिभाशाली हो, वह हाई के परिवार का सदस्य नहीं था। अगर वह अपाहिज हो गया तो ऐसा ही हो। जब तक वह परिवार के लिए लाभ ला सकता था, कोई भी कीमत इसके लायक थी। कुलपति की दूरदर्शिता वास्तव में प्रशंसनीय है। बाछेंगियान ने सम्मानपूर्वक सिर झुकाया। उन्होंने वास्तव में अपने कुलपति की रणनीति की प्रशंसा की। ये तो बस एक तीर से 3 शिकार करने जैसा था। अगर सफल हो जाता है तो न केवल परिवार की प्रतिष्ठा बनी रहेगी, बल्कि वे शू परिवार को भी जोड़ पाएंगे और त्रिपाठी जीवप्ती को भर्ती कर पाएंगे। 10 साल बाद परिवार का भविष्य सुचारू होगा और उन्हें अब नीचे संघर्ष करने की आवश्यकता नहीं होगी। वृद्धों और विदेशी वृद्धों ने भी जल्दी से कुलपति की बुद्धिमत्ता के लिए अपनी प्रशंसा व्यक्त की। केवल चाणक्य और हावान, जिनसे त्रिपाठी जीवप्ती पहले मिल चुके थे, ने एक दूसरे को देखा और आह भरी। दूसरी तरफ शुजीकुन के नेतृत्व में शू परिवार के मास्टर गुफा के बाहर कुछ दर्जन मीटर की दूरी पर पहुंचे, लेकिन जैसे ही उन्होंने यांग इन्फ्लेमेशन द्वारा व्यवस्थित आत्मिक विन्यास से ढके क्षेत्र में कदम रखा, उन सभी ने भौहें सिकुड़ी। अकारण ही उनके दिलों की गहराई से बेचैनी की भावना बढ़ी, लेकिन जब उन्होंने चारों ओर देखा तो उन्हें कुछ भी अजीब नहीं मिला। कुलपति, यही वह है जिसने तृतीय वृद्ध को मार डाला। एक संत कोटि शुजीकुन के पास आया और दूर से त्रिपाठी जीवप्ती की ओर इशारा किया। शुजीकुन की आंखें सनकरी हो गईं क्योंकि स्पष्ट हत्या का इरादा उसके शरीर से बह निकला। अपनी दिव्य चेतना से क्षेत्र को स्कैन करते हुए उसने भौहें सिकुड़ी और पूछा, क्या तुमने नहीं कहा था कि वह केवल एक तृतीय क्रम संत सेंट था? वह प्रथम क्रम संत कोटि क्यों है? आह, अभी अभी बोलने वाला व्यक्ति चिल्लाया। लेकिन उस दिन बेकार, तुम उसकी खेती भी नहीं बता सकते, तुम किस काम के हो? हालांकि शुजीकुन उन्हें डांट रहा था, लेकिन वास्तव में उसने अपने दिल में बहुत अधिक आराम महसूस किया। उसे अपने परिवार के मास्टरों से एक रिपोर्ट मिली थी कि एक तृतीय क्रम संत ने शुजीशेन को मार डाला था और 100 पर्वतों के चित्र को छीन लिया था, लेकिन वह इस पर विश्वास नहीं कर सका। लेकिन अब उसने पाया कि यह छोटा बदमाश स्पष्ट रूप से एक प्रथम क्रम संत कोटि था, जिससे वह शांत हो गया। चूंकि वे त्रिपाठी जीवप्ती और शू परिवार के बीच संघर्ष का लाभ उठाना चाहते थे, हाई के परिवार ने त्रिपाठी जीवप्ती के प्रवेश या यहाँ तक कि उसने बाछेंगियान को कैसे घायल किया था, इसके बारे में एक शब्द भी नहीं कहा था। ये सब शू परिवार को पीड़ित करने के लिए था।
स्वाभाविक रूप से शूजीकुन ने सोचा कि उसे मिली जानकारी गलत थी। हालांकि यह संभव था कि यह युवक पिछले कुछ दिनों में प्रवेश कर चुका हो, वह संभावना बहुत कम थी। एक तृतीय क्रम संत द्वारा एक तृतीय क्रम संत कोटि को मारना कुछ ऐसा था जिसे शूजीकुन स्वीकार नहीं कर सकता था, लेकिन अगर त्रिपाठी जीवप्ती एक प्रथम क्रम संत कोटि था तो ये समझ में आता था। आखिरकार अपने क्षेत्र से ऊपर लड़ने के लिए हमेशा एक निचली रेखा होती थी। सहज रूप से शूजीकुन को लगा कि जो कृषक वापस अपने परिवार में भाग गया था वह इतना डर गया होगा कि उसने ध्यान नहीं दिया कि त्रिपाठी जीवप्ती अपनी खेती छिपा रहा था। तुम वह कमीने त्रिपाठी जीवप्ती हो जिसने मेरे भतीजे तियानजे को घायल किया और मेरे तृतीय भाई जीशेन को मार डाला। शूजीकुन ने तीखे स्वर में चिल्लाया, तुम्हें मेरे शू परिवार के वृद्धों को मारने की हिम्मत किसने दी? शूजीकुन की दहाड़ से वुई के पीछे के दर्जनों कृषकों के चेहरे पीले पड़ गए। वे सभी अपनी कलाकृतियों को निकाल रहे थे और एक महान दुश्मन के आगमन के लिए सावधानीपूर्वक तैयारी कर रहे थे। यहाँ तक कि वुई और यू फैंग ने भी अपने संत शक्ति को दबाया, एक पल के नोटिस पर कार्य करने की तैयारी कर रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने एक कदम आगे बढ़ाया और व्यंग्य किया, क्या तुम शू परिवार के कुलपति हो? ये वृद्ध मास्टर है। मैं तुम्हारी तलाश में नहीं गया था, लेकिन तुम खुद मेरे दरवाजे पर आ गए। अच्छा है, चूंकि तुम आए हो तुम्हें जाने की जरूरत नहीं है। जिस कृषक ने अभी अभी शूजीकुन से बात की थी वह काम गया और तुरंत कुछ कदम पीछे हट गया। उसे स्पष्ट रूप से याद था कि पिछली बार जब शूजीशेन यहाँ आया था तो इस युवक ने यही बात कही थी, लेकिन परिणाम ये हुआ कि शूजीशेन मर गया था। ये वाक्य मौत की सजा जैसा था, जिससे इस कृषक को सहज रूप से डर महसूस हुआ। अगर कुलपति, वृद्ध और विदेशी वृद्ध यहाँ नहीं होते तो ये कृषक तुरंत भाग जाता। इस कृषक की असामान्यता को महसूस करते हुए शूजीकुन ने उसे ठंडी निगाहों से घूरते हुए, दांत पीसते हुए और चिल्लाते हुए कहा, जूनियर, इतने अभिमानी मत बनो। मेरे शू परिवार के 100 पर्वतों के चित्र को सौंप दो और अपने शक्ति केंद्र टेंशन को अपाहिज कर लो और यह वृद्ध मास्टर तुम्हारी जान बख्श सकता है। अन्यथा मुझे धमकाने के लिए ये वृद्ध मास्टर को दोष मत देना। शूजीकुन त्रिपाठी जीवप्ती को 10,000 टुकड़ों में फाड़ने का इंतजार नहीं कर सकता था, तो वह त्रिपाठी जीवप्ती को इतनी आसानी से मरने कैसे दे सकता था? वह स्वर्ग में अपने बेकार बेटे की आत्मा को शांत करने के लिए इस युवक को प्रताड़ित करने के लिए तैयार था। बहुत बकवास हो गई, अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो, मेरे पास तुम्हारे साथ बर्बाद करने का समय नहीं है। त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंडी सांस ली। अच्छा। शूजीकुन ने त्रिपाठी जीवप्ती को इतना दबंग अभिनय करते हुए देखा और गुस्से में हंसा, चिल्लाया, तो जैसा तुम चाहते हो। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, शूजीकुन ने अपने पंख फैलाए और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर दौड़ा। दर्जनों तृतीय क्रम संत कोटि शू परिवार के वृद्ध और विदेशी वृद्ध शूजीकुन के पीछे तेजी से चले, स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को जल्द से जल्द मारने की तैयारी कर रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती की जो भी खेती थी, चूंकि वह शूजीशेन को मार सकता था, इसका मतलब था कि उसकी युद्ध शक्ति असाधारण थी, तो शूजीकुन उसे कैसे कम आंक सकता था। उसने लंबे समय से मन बना लिया था कि त्रिपाठी जीवप्ती को विरोध करने का कोई मौका नहीं देना है। दूर से देख रहे हाई के परिवार के कृषक ने शू परिवार को झुंड में आते देखा और इतने सदमे में थी कि उनकी आंखें लगभग उनकी सॉकेट से बाहर गिर गईं। क्या वे बहुत बेशर्म नहीं हैं? वालुन चिल्लाया। अभी एक पल पहले शूजीकुन ने कहा था कि वह कमजोरों को धमकाना नहीं चाहता था, लेकिन पलक झपकते ही वे न केवल कमजोरों को धमका रहे थे, वे संख्याओं के साथ भी उसे धमका रहे थे। शू परिवार का चेहरा वास्तव में मोटा था। वह छोटा बदमाश इस तरह कैसे बच सकता है? कुलपति, हमें क्या करना चाहिए? हुआन ने भौहें सिकुड़ी। स्पष्ट रूप से त्रिपाठी जीवप्ती के अवसरों के बारे में आशावादी नहीं था। ये के भाव बदल गए। सच कहूं तो उसने शू परिवार के गुस्से को इतना भयंकर होने की उम्मीद नहीं की थी। वे सभी आते ही दौड़ पड़े थे। भले ही वह अब अपने लोगों को लाता, बहुत देर हो चुकी होती। आह भरते हुए येन खुद को सांत्वना दे रहा था। अगर वह त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में भाग नहीं सकता है तो उसे भर्ती करने लायक नहीं है, लेकिन चलो जाकर देखते हैं, शायद वह जल्द ही नहीं मरेगा। जैसे ही ये शब्द बोले गए, हाई के परिवार के सभी कृषक दंग रह गए। उन सभी ने अविश्वास के भाव दिखाए, क्योंकि उन्होंने पाया कि जब शू परिवार के दर्जनों तृतीय क्रम संत कोटि दौड़ पड़े तो त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में नहीं हिला और इसके बजाय बस व्यंग्य किया। अगले ही पल गुफा के सामने 1000 मीटर का क्षेत्र अचानक कोहरे से भर गया, जिससे कुछ भी देखना असंभव हो गया। दर्जनों शू परिवार के कृषक और त्रिपाठी जीवप्ती के आंकड़े सभी गायब हो गए। हाई के परिवार के कृषकों ने लगभग उसी समय जांच करने के लिए दर्जनों दिव्य चेतनाएं भेजी, लेकिन उनमें से कोई भी कोहरे में घुसकर अंदर क्या हो रहा था ये देखने में सक्षम नहीं थी। एक आत्मिक विन्यास, ये ने भय से चिल्लाया। उसका शरीर कांप रहा था, जबकि अन्य वृद्धों और विदेशी वृद्धों को भी उनकी खोपड़ी सुन्न महसूस हुई, क्योंकि उनकी आंखें खाली हो गई। आत्मिक विन्यास भयानक नहीं थे, जो भयानक था वह ये था कि उनकी दिव्य चेतना भी उनके माध्यम से नहीं देख सकती थी। जिस व्यक्ति ने इस आत्मिक विन्यास को व्यवस्थित किया था, उसे आत्मिक विन्यास के मार्ग द में अत्यधिक उच्च उपलब्धियां होनी चाहिए। एपिसोड नंबर 1134। जैसे ही यांग इन्फ्लेमेशन का आत्मिक विन्यास सक्रिय हुआ, त्रिपाठी जीवप्ती जान गए कि शू परिवार खत्म हो गया है। घना कोहरा 1000 मीटर के दायरे को ढक रहा था।
हालांकि उनकी दृष्टि रेखा कुछ हद तक बाधित थी और यहाँ तक कि उनकी दिव्य चेतना भी अवरुद्ध थी, जैसे कि वह एक दलदल में गिर गई हो, फिर भी वह कम से कम शू परिवार के लोगों की आकृतियों को देख सकते थे। हालांकि दर्जनों शू परिवार के तृतीय क्रम संत कोटि के चेहरे पर घबराहट के भाव थे। त्रिपाठी जीवप्ती स्पष्ट रूप से उनसे ज्यादा दूर नहीं खड़े थे, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा था कि उन्होंने उन्हें नोटिस किया है। इसके बजाय चारों ओर सावधानी और डर से देख रहे थे। उनमें से कुछ तो बिना सिर वाली मक्खियों की तरह भाग रहे थे, जल्दी से त्रिपाठी जीवप्ती के पास पहुंच रहे थे। त्रिपाठी जीवप्ती, वर्तमान आत्मिक विन्यास में दुश्मनों को मारने की क्षमता नहीं है। अगर तुम उन्हें मारना चाहते हो तो तुम्हें खुद करना होगा। यांग इन्फ्लेमेशन की आवाज अचानक उनके कान में आई। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए, समझ गया। जैसे ही उनकी आवाज गिरी, आग का एक काला बादल अचानक दहाड़ उठा, एक गरजते हुए आग के ड्रैगन की तरह, और निकटतम शू परिवार के वृद्ध की ओर उड़ गया। शू परिवार के वृद्ध अभी भी चक्कर आने की स्थिति में थे, और हालांकि वह बेहद सतर्क थे, ये तब तक नहीं था जब तक कि आग का बादल उनके सामने नहीं आ गया कि उन्हें एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। अपनी ताकत को धकेलते हुए उन्होंने आग के बादल पर जोरदार हमला किया। हालांकि जब उन्होंने अपनी संत शक्ति सेंट ची को आग के बादल में डाला तो वह उसे जरा सा भी कम नहीं कर सके। इसके विपरीत आग का बादल आग में ईंधन डालता हुआ प्रतीत हुआ, जिससे वह और भी अधिक भयंकर रूप से जल उठा, जैसे कि एक प्राचीन ड्रैगन जो उन्हें पूरा निगलने वाला था। काली लपटें। शू परिवार के वृद्ध मरने से पहले डर में चिल्लाए। उन्होंने शू परिवार में भागकर आए कृषक से सीखा था कि शू झीशेन इन काली लिप्टों से जलकर मर गया था, और यह कि 100 पर्वतों के चित्र भी इन लिप्टों की शक्ति का विरोध नहीं कर सकता था। उनकी ताकत शू झीशेन जितनी अच्छी नहीं थी, नहीं उनके पास 100 पर्वतों के चित्र जैसी शक्तिशाली कलाकृति थी, तो वह इन लिप्टों का विरोध कैसे कर सकते थे। अगले ही पल शू परिवार के वृद्ध जलकर राख हो गए। उनके द्वारा पहने गए संत कोटि मध्य श्रेणी की कलाकृति कवच आर्टिफैक्ट आर्मर ने कोई सुरक्षा प्रदान नहीं की। पंचम वृद्ध, क्या हुआ? वृद्ध से सिर्फ 10 मीटर दूर एक मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने चिल्लाया। उन्होंने स्पष्ट रूप से पंचम वृद्ध की आवाज सुनी थी, लेकिन जब उन्होंने पूछा तो पंचम वृद्ध ने जवाब नहीं दिया। उनके दिल में एक तेज बेचैनी उठी, और जब वह मुड़े तो उन्होंने अचानक एक युवक को अपने पीछे खड़े देखा, उन पर व्यंग्य करते हुए। उनकी मुस्कान उपहास और तिरस्कार से भरी हुई थी। तुम हो? उन्होंने पहली नजर में त्रिपाठी जीवप्ती को पहचान लिया और बिना सोचे समझे तुरंत अपनी लंबी चाबुक कलाकृति को बुलाया और त्रिपाठी जीवप्ती की ओर अनगिनत चाबुक छाया भेजी। त्रिपाठी जीवप्ती धीरे धीरे एक कदम पीछे हट गए। जिस चीज ने आदमी को चौंका दिया वह ये थी कि इस छोटे से कदम के साथ त्रिपाठी जीवप्ती अचानक उनकी आंखों के सामने से गायब हो गए। अनगिनत चाबुक छाया हवा के माध्यम से बह गई, जैसे कि त्रिपाठी जीवप्ती कभी वहां दिखाई ही नहीं दिए थे। मध्यम आयु वर्ग के व्यक्ति ने अचानक अपने सीने में खून और शक्ति को उबलते हुए महसूस किया, और एक मीठी मछली जैसी गंध फैल गई। वह जानता था कि यह अच्छा नहीं था, उस पर अपने ही हमले से पलटवार किया गया था। इससे पहले कि वह अपने मन को स्थिर कर पाता, उसने अचानक महसूस किया कि उसकी गर्दन को एक बड़े हाथ ने पकड़ लिया है, और उस हाथ से एक झुलसाने वाली शक्ति निकली। एक भयानक विचार उसके दिमाग में आया, और उसका शरीर तेजी से जल गया। वह मरने से पहले केवल एक चीख निकालने का समय पा सका। त्रिपाठी जीवप्ती ने अपने हाथ में शव फेंक दिया, अपना सिर घुमाया, और खुद से थोड़ी दूर एक और शू परिवार के विशेषज्ञ को घूरना शुरू कर दिया, और आराम से उनकी ओर चल पड़े। कुछ सांसों के बाद खून जमा देने वाली चीखें फिर से गूंज उठी। सरल, बहुत सरल। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती जानते थे कि उनकी वर्तमान ताकत के साथ अगर वह एक तृतीय क्रम संत कोटि से सीधे लड़ते थे तो भी वह जल्दी से जीतने में सक्षम होंगे। यह निश्चित रूप से इतना आसान नहीं होगा। आत्मिक विन्यास में फंसे लोग उन्हें देखने में असमर्थ प्रतीत होते थे, इसलिए उन्हें बस इतना करना था कि वह टहलते और उनके जीवन को काटते रहें। क्या यह आत्मिक विन्यास की शक्ति है? 9 स्वर्ग पवित्र भूमि 9 हेवंस होली लैंड का आत्मिक विन्यास इसकी तुलना में कुछ भी नहीं था। यांग इन्फ्लेमेशन की उत्पत्ति क्या थी? वह इतनी छोटी थी तो वह एक ओरिजिन ग्रेड कलाकृति परिष्करणकर्ता, ओरिजिन ग्रेड आर्टिफैक्ट रिफाइनर और एक विन्यास ग्रैंड मास्टर दोनों कैसे हो सकती थी? ये हमेशा दूसरे थे जो त्रिपाठी जीवप्ती की क्षमताओं पर आश्चर्य करते थे, लेकिन इस बार त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में यांग इन्फ्लेमेशन से हैरान थे। इसके अलावा यांग इन्फ्लेमेशन के अनुसार ये सिर्फ एक रक्षात्मक आत्मिक विन्यास था जिसे अभी तक पूरी तरह से व्यवस्थित नहीं किया गया था। अगर इसे पूरी तरह से व्यवस्थित किया गया होता तो क्या त्रिपाठी जीवप्ती को कार्य करने की भी आवश्यकता नहीं होती और शू परिवार मर जाता? ये छोटी लड़की अविश्वसनीय है। थोड़ा डरपोक होने और लड़ना न जानने के अलावा उसकी अन्य क्षमताएं तो बस स्वर्ग को ललकारने वाली हैं। यांग इन्फ्लेमेशन निश्चित रूप से एक कहानी वाला व्यक्ति था, लेकिन त्रिपाठी जीवप्ती इसके तह तक नहीं जाने वाले थे। जब वह दिन आएगा जब वह उन्हें बताना चाहेगी तो वह स्वाभाविक रूप से उन्हें बताएगी। 1000 मीटर के दायरे को ढंकने वाले आत्मिक विन्यास के अंदर शू परिवार के मास्टरों की चीखें अंतहीन रूप से गूंज उठी। प्रत्येक चीख उनमें से एक की मौत का प्रतिनिधित्व करती थी। त्रिपाठी जीवप्ती धुंधले आत्मिक विन्यास के माध्यम से धीरे धीरे चले। जहां भी वह गुजरे, कोहरा जिसने उनकी दृष्टि और दिव्य चेतना को अवरुद्ध कर दिया था वह स्वचालित रूप से अलग हो जाएगा, जिससे उन्हें दुश्मनों को मारने की दिशा में मार्गदर्शन मिलेगा। त्रिपाठी जीवप्ती जानते थे कि यह यांग इन्फ्लेमेशन उनकी सहायता कर रही थी। इस समय
शू परिवार के कुलपति शू जी कुन में अब उनका पिछली अहंकार और कृपा नहीं थी। उनका चेहरा बेहद पीला था क्योंकि उन्होंने अपने हाथ में लंबी छड़ी को लहराया और तेजी से अपने आसपास बमबारी की। शू परिवार के 5 मास्टर उनके चारों ओर कसकर इकट्ठे थे, उनके पक्ष को छोड़ने की हिम्मत नहीं कर रहे थे। लेकिन चाहे वे कितना भी हमला करें, कोहरा चारों ओर घूमता रहा और उन्हें लपेटता रहा। हालांकि इस कोहरे से कोई नुकसान नहीं हुआ, शू परिवार के मास्टर अभी भी डरे हुए खरगोशों की तरह थे। हर चीख जो उन्होंने सुनी उससे उनकी खोपड़ी सुन्न हो गई और उनके दिल कांप गए। शुरुआत में वे अभी भी अपने कई मास्टरों को चिल्लाते हुए और अपने आसपास हमला करते हुए सुन सकते थे, लेकिन समय बीतने के साथ वे आवाजें और हलचलें धीरे धीरे कम होती गईं और फिर पूरी तरह से गायब हो गईं। शू जी कुन का अनुसरण करने वाला एक वृद्ध लगातार शू परिवार के मास्टरों के नाम एक के बाद एक चिल्ला रहा था, लेकिन उसे कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली। वे सब मर गए, वे सब मर गए। आदमी का चेहरा पीला पड़ गया था क्योंकि वह खुद से बड़बड़ा रहा था। शेष 6 लोग अपने दिलों में डर को और दबा नहीं सके क्योंकि वे सिर से पैर तक कांप रहे थे। मौत भयानक नहीं थी, जो भयानक था वह मौत का इंतजार करने का एहसास था। यहाँ आए दर्जनों तृतीय क्रम संत कोटि शू परिवार के अभिजात वर्ग थे, शू परिवार के लोगों का सबसे मजबूत समूह, लेकिन इस क्षण उनमें से आधे से अधिक मर चुके थे। जो लोग अभी भी जीवित थे उन्होंने अपने दुश्मन की तरीकों का पता भी नहीं लगाया था। मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं जाना चाहता हूँ। शू परिवार के मास्टर जो बोल रहे थे वह अब इस भयानक यातना को सहन नहीं कर सके और अपने हाथ में चाकू लहराया। साबर शक्ति सेबची की एक लहर भेजते हुए वह बाहर भाग गए। विदेशी वृद्ध लियू, तुम नहीं जा सकते। शू जी कुन दहाड़ा क्योंकि उसने विदेशी वृद्ध लियू की पीठ को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वह केवल हवा को ही पकड़ पाया। सिर्फ एक कदम के साथ विदेशी वृद्ध लियू की आकृति उनकी दृष्टि से गायब हो गई। शू जी कुन का चेहरा उदास हो गया क्योंकि वह जानता था कि विदेशी वृद्ध लियू निश्चित रूप से मर गया था। हालांकि वह अपने विचारों को पूरा नहीं कर सका। विदेशी वृद्ध लियू की चीख थोड़ी दूर गूंज उठी। ये चीख छोटी और जल्दबाजी में थी, स्पष्ट रूप से वह एक ही बार में मारा गया था। शू जी कुन की आंखें अद्वितीय नाराजगी और शक्तिहीनता की एक मजबूत भावना से भर गई। इस तरह के आत्मिक विन्यास में वह अपनी ताकत बिल्कुल भी प्रदर्शित नहीं कर सका। अगर वह अपने तृतीय भाई की तरह लड़ाई में मारा गया होता तो उसे कुछ नहीं कहना होता। अगर उसके कौशल कम थे तो वह क्या कर सकता था, लेकिन इस तरह मरना कुछ ऐसा नहीं था जिसे वह देखना चाहता था। मूल रूप से एक और शू परिवार का मास्टर था जो विदेशी वृद्ध लियू के साथ बाहर भागना चाहता था। हालांकि वह यहाँ केवल आधी प्याली चाय के समय के लिए रहा था, लेकिन हर दिन उसे एक साल जैसा महसूस होता था। वह इस अजीब जगह से तंग आ चुका था, लेकिन जब उसने विदेशी वृद्ध लियू की चीख सुनी तो वह तुरंत अपने दिल में खुश हो गया कि वह अभी अभी झिझका था, अन्यथा वह विदेशी वृद्ध लियू के नक्शे कदम पर चला गया होगा। सब लोग मेरे पक्ष को मत छोड़ो। शू जी कुन शू परिवार के कुलपति के रूप में एक सतर्क विचारक था। शुरुआती घबराहट का अनुभव करने के बाद वह तुरंत कुछ समझ गया। यह आत्मिक विन्यास शायद हमें फंसाने के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है, इसमें कोई घातकता नहीं है, इसलिए हमें पीछे नहीं हटना चाहिए। एक बार जब हम ऐसा करते हैं तो हम पर हमला किया जाएगा। सब लोग मेरा अनुसरण करो और हम निश्चित रूप से बाहर निकलने का रास्ता खोज लेंगे। मुझे विश्वास नहीं है कि यह आत्मिक विन्यास हमें हमारे बाकी जीवन के लिए फंसा सकता है। सबके भाव अचानक उत्साहित हो गए क्योंकि उन्होंने सिर हिलाया और शू जी कुन के पीछे चले गए, अब उनके पक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। शेष 5 शू परिवार के मास्टर आत्मिक विन्यास के अंदर बाएं और दाएं चार्ज करते रहे, जबकि हाई के परिवार के दर्जनों लोग जो दूर से देख रहे थे वे सभी पसीने से तर थे, उनके चेहरे पीले थे। अभी एक पल पहले वे त्रिपाठी जीवक्ति के हारने का इंतजार कर रहे थे ताकि वे जाकर उन्हें कुछ दया दिखा सके, लेकिन उन्हें कैसे पता चला कि केवल आधी प्याली चाय के समय में स्थिति अचानक बदल जाएगी। हालांकि वे कोहरे के अंदर की स्थिति को नहीं देख सकते थे, लेकिन वे उन चीखों से कुछ बातें निष्कर्ष निकालने में सक्षम थे जो उन्होंने सुनी थी। शू परिवार खत्म हो गया। दर्जनों तृतीय क्रम संत कोटि जो शू परिवार के स्तंभ थे, उनमें से केवल 4 या 5 ही इस क्षण जीवित थे, और यह अज्ञात था कि उनमें से कोई भी भागने में सक्षम होगा या नहीं। हाई के परिवार और शू परिवार की ताकत हमेशा लगभग एक जैसी रही थी, इसलिए अगर यह जीवात्मिक विन्यास शू परिवार से निपट सकता था तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि अगर हाई के परिवार का कृषक इस आत्मिक विन्यास में गिर जाता तो बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। बादशिंग ज्ञान ने कहीं से एक रूमाल निकाला और अपने माथे पर पसीना पोंछता रहा। रूमाल पूरी तरह से भीग गया था, लेकिन उसे इसका एहसास नहीं हुआ। रूमाल पर पसीना पोंछते हुए वह अपने माथे पर पसीना पोंछता रहा। वालून, हुआन हुआन और अन्य वृद्धों और विदेशी वृद्धों के भाव भी बहुत अच्छे नहीं थे, उनमें से प्रत्येक अनियंत्रित रूप से कांप रहा था। उन्होंने कभी विश्वास नहीं किया था कि उनके परिवार का ड्रैगन गुफा पर्वत, एक तुच्छ 1000 मीटर का क्षेत्र, शू परिवार का कब्रिस्तान बन गया था। शू जी शेन को यहाँ मार दिया गया था और अब शू परिवार के दर्जनों तृतीय क्रम संत कोटि कृषक एक के बाद एक मर गए थे। शू परिवार वास्तव में खत्म हो गया था। कुलपति यिएन का चेहरा भी बेहद पीला पड़ गया। उन्होंने चुपके से खुशी मनाई कि उन्होंने शू परिवार के साथ सेना में शामिल होने के प्रस्ताव पर सहमत न होने का सही फैसला लिया था।
अगर वह अभी अभी हाई के परिवार के मास्टरों को लाए होते और संख्याओं के साथ शू परिवार को धमकाने की कोशिश करते तो परिणाम विनाशकारी होते। ये हास्यास्पद था कि वह इस संघर्ष का लाभ उठाने के बारे में सोच रहे थे। दूसरे पक्ष को शू परिवार को मिटाने के लिए उनकी मदद की भी आवश्यकता नहीं थी, तो हाई के परिवार को ऐसा लाभ कैसे मिल सकता था। हालांकि इस आत्मिक विन्यास ने वास्तव में यिएन को ईर्ष्या से भर दिया। कोई फर्क नहीं पड़ता कि इस आत्मिक विन्यास को किसने व्यवस्थित किया, अगर वह इसे हाई के परिवार के लिए व्यवस्थित कर सकता था तो क्या परिवार की रक्षा अभेद्य नहीं होगी। कुलपति वॉल्यून की आवाज थोड़ी कांप गई। अब हमें क्या करना चाहिए? चलो इंतजार करते हैं और देखते हैं, यिएन ने कांपती आवाज में जवाब दिया। किसी भी मामले में उनके हाई के परिवार ने दूसरों के लिए चीजें मुश्किल नहीं बनाई थी, और वू ही, यू फैंग और कई दर्जन अन्य शिष्य भी वहां थे। यिएन को यकीन था कि दूसरा पक्ष उनके साथ परेशानी खोजने की पहल नहीं करेगा, इसलिए यहाँ रहकर और देखना कुछ भी गलत नहीं था। यिएन जानना चाहते थे कि क्या शू परिवार में से कोई इस बार भागने में कामयाब रहा, या क्या वे वास्तव में मिटा दिए गए थे। एपिसोड नंबर 1135। कोहरे से भरे आत्मिक विन्यास के अंदर शू परिवार के शेष 5 लोग पागल होने वाले थे। वे जानते थे कि उन्हें घेरने वाला आत्मिक विन्यास केवल 1000 मीटर के दायरे में था, लेकिन उन्होंने कितनी भी कोशिश की, वे इस कोहरे से भाग नहीं सकते थे। ऐसा लग रहा था कि वे इस 1000 मीटर के दायरे के भीतर लगातार चक्कर लगा रहे थे। जिस चीज ने उन्हें और भी अधिक हताश महसूस कराया वह ये थी कि वे अपनी स्टार शटल्स का उपयोग भी नहीं कर सकते थे या उड़ नहीं सकते थे। इस कोहरे में एक रहस्यमय बल था जो किसी को भी जमीन से 10 मीटर ऊपर उड़ने की कोशिश करने वाले को दबा देता था। दुष्ट, बाहर आओ और इस वृद्ध मास्टर से लड़ो। अपना सिर छिपाने और पूंछ दिखाने का क्या फायदा? शू जीकुन गुस्से से दहाड़ा। उसकी आंखें खून से लाल थीं। उसे यातना दी गई थी जिस पर वह वापस नहीं जा सकता था और वह बेहद परेशान था। अभी वह बस त्रिपाठी जीवक्ति के साथ लड़ना चाहता था, चाहे वह जी या मरे। यह इस कोहरे में फंसे रहने और बाहर निकलने का रास्ता न ढूंढ पाने से बेहतर था। बूढ़े कुत्ते, क्या तुम्हें लगता है कि तुम मुझसे मरने तक लड़ने के लायक हो? त्रिपाठी जीवक्ति हंसे, उनका स्वर तिरस्कार से भरा था। ईमानदारी से कहूं तो यांग इन्फ्लेमेशन के आत्मिक विन्यास ने उन्हें एक बड़ा आश्चर्य दिया था। त्रिपाठी जीवक्ति अभी एक अद्भुत मूड में थे, तो वह शू जीकुन की उकसाहट की परवाह क्यों करेंगे? मित्र, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ, मैं आत्मसमर्पण करता हूँ। मैं शू परिवार का सदस्य नहीं हूँ, मैं शू परिवार द्वारा काम पर रखा गया सिर्फ एक विदेशी वृद्ध हूँ। कृपया मुझे बाहर निकालो, एक पीले चेहरे वाले बूढ़े व्यक्ति ने चिल्लाया। इस आत्मिक विन्यास में थोड़ी देर के लिए फंसे रहने के कारण इस बूढ़े व्यक्ति के दिमाग को बहुत यातना दी गई थी, और वह जानता था कि अगर वह ऐसा ही रहा तो वह निश्चित रूप से मर जाएगा। हालांकि इस तरह विनती करना अशोभनीय लगता था और दूसरों द्वारा घृणित था। अगर वह अपना जीवन खोने वाला था तो ईमानदारी का क्या फायदा था? विदेशी वृद्ध हो तुम? शू जीकुन की घबराई हुई और गुस्से भरी आवाज निकली, तुम मुझे निराश करते हो। मेरे शू परिवार ने इन सभी वर्षों में तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है, तुम्हें ऐसे अपमानजनक शब्द कहने की क्यों जरूरत है? विदेशी वृद्ध हुओ शर्मिंदा दिख रहा था, और हालांकि वह बेहद शर्मिंदा था फिर भी उसने जोर से चिल्लाया, आज से मैं अब शू परिवार का विदेशी वृद्ध नहीं हूँ। शू परिवार के मामलों का मुझसे कोई लेना देना नहीं है। मित्र, कृपया मुझे बाहर निकालो, मैं भविष्य में तुम्हारी सेवा कर सकता हूँ। मैं भी एक तृतीय क्रम संत कोटि हूँ, मेरी ताकत बुरी नहीं है। अच्छा, मैं इस पर विचार करूंगा। त्रिपाठी जीवक्ति की आवाज आई, तुम मौत को न्योता दे रहे हो। शू जीकुन गुस्से में दहाड़ा और उसके हाथ में लंबी लाठी विदेशी वृद्ध हुओ की ओर तेजी से घूमी। वह जानता था कि इस क्षण जिस चीज से वह सबसे ज्यादा डरता था वह लोगों के दिलों की अस्थिरता थी। अगर वे 5 एक साथ रहते थे तो वे थोड़ी देर और जीवित रह सकते थे, लेकिन एक बार जब कोई विवाद भड़क उठता था तो उन्हें उस त्रिपाठी जीवक्ति द्वारा एक एक करके हराया जाएगा। उसे डरपोक वृद्ध हुओ से नफरत थी। स्वाभाविक रूप से वह उसे जल्द से जल्द मारना चाहता था। कुलपति, मुझे मजबूर मत करो। मैंने इन वर्षों में शू परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। मैं बस एक नया पन्ना पलटना चाहता हूँ। वह विदेशी वृद्ध हुओ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिससे निपटना आसान हो, और उसने तुरंत शू जीकुन के साथ लड़ना शुरू कर दिया। लड़ते समय उसने त्रिपाठी जीवक्ति के प्रति अपनी वफादारी भी व्यक्त की, उम्मीद की कि त्रिपाठी जीवक्ति उसे जाने देंगे। शू परिवार के शेष 3 विशेषज्ञ हक्के बिक्के थे। एक पल के लिए उन्हें नहीं पता था कि क्या करना है। इस क्षण त्रिपाठी जीवक्ति की आवाज फिर से आई, जो कोई भी शू जीकुन को मारेगा मैं उसकी जान बख्श दूंगा। जैसे ही यह बयान आया, जो 3 हताश थे उनमें से 2 ने भयंकर भाव दिखाए और तुरंत लड़ाई में कूद गए, एक साथ चिल्लाते हुए, भाई हो, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अंतिम शेष व्यक्ति शू परिवार का एक वृद्ध था। स्वाभाविक रूप से वह त्रिपाठी जीवक्ति के शब्दों से भ्रमित नहीं होगा और तुरंत 3 विदेशी वृद्धों पर हमला करने में शू जीकुन के साथ शामिल हो गया। एक पल में कोहरे से भरे आत्मिक विन्यास के अंदर शू परिवार के शेष 5 मास्टर 2 खेमों में विभाजित हो गए। उनमें से प्रत्येक ने अपनी अपनी कलाकृतियों को बुलाया और हताशा से लड़ रहे थे। त्रिपाठी जीवक्ति ने व्यंग्य किया और शांति से आत्मिक विन्यास से बाहर निकल गए। बाहर पहुंचे, उल्टी की आवाज अचानक गूंज उठी। त्रिपाठी जीवक्ति ने आवाज के स्रोत की ओर देखा और अवाक रह गए। यांग इन्फ्लेमेशन नरसंहार के दृश्य को बर्दाश्त नहीं कर सकी।
हालांकि दूसरे कोहरे के अंदर की स्थिति को नहीं देख सकते थे, लेकिन आत्मिक विन्यास की अध्यक्षता करने वाले के रूप में यांग इन्फ्लेमेशन स्पष्ट रूप से कैसे नहीं देख सकती थी। यांग इन्फ्लेमेशन को नहीं पता था कि वह कब से उल्टी कर रही थी, लेकिन उसका छोटा चेहरा पीला था। वो ही उसके बगल में खड़ी थी, धीरे से उसकी पीठ थपथपा रही थी। त्रिपाठी जीवप्ती को बाहर आते देख वुई ने उन्हें घूरकर देखा। अगर तुम किसी को मारना चाहते हो तो बस उन्हें मार डालो। इसे इतना घिनौना बनाने का क्या मतलब है? तुम इसे घिनौना कहते हो? त्रिपाठी जीवप्ती को नहीं पता था कि क्या कहना है। उन्होंने बस इन लोगों को जलाकर मार डाला। वह टूटे हुए अंगों के उड़ने और आंतरिक अंगों के हर जगह छींटे पड़ने के दृश्य का मूल्यांकन कैसे कर सकते थे? अगर यांग इन्फ्लेमेशन ने ऐसा दृश्य देखा होता तो वह शायद अपनी आत्मा खो देती। तुम वास्तव में कपटी हो, वास्तव में उन्हें आपस में लड़ने का कारण बनते हो। वुई ने अचानक एक आकर्षक मुस्कान में अपने होठों को दबाया, जिससे उन पुरुषों के समूह की आंखें बाहर निकल आई जो उनका अनुसरण कर रहे थे। शू परिवार के बारे में उसकी अच्छी धारणा नहीं थी, इसलिए अगर वे सब मर गए तो उसे परवाह नहीं थी। जो लोग मुझे उकसाते हैं उनका कभी अच्छा अंत नहीं होता है। त्रिपाठी जीवप्ती ने ठंडी सांस ली, यांग इन्फ्लेमेशन के चेहरे पर एक नजर डाली, इससे पहले कि वह एक गोली निकाली और उसके मुंह में भर दी। मुझे परवाह नहीं है। यांग इन्फ्लेमेशन ने गोली निगल ली और त्रिपाठी जीवप्ती को कमजोरी से देखा। जल्दी करो और मेरे लिए बहुत सारी सामग्री इकट्ठा करो। मुझे एक हत्या विन्यास किलिंग अरे व्यवस्थित करने की आवश्यकता है। मुझे अब तुम्हें दुश्मनों को मारने में मदद करने के लिए इसे संचालित करने की आवश्यकता नहीं है। मिल गया। वुई, उसे आराम करने के लिए अंदर ले जाने में मदद करो, उसे यहाँ की जरूरत नहीं है। हाँ। वुई ने सिर हिलाया और यांग इन्फ्लेमेशन को गुफा में मदद की। भाई त्रिपाठी, उनमें से कितने बचे हैं? यू फैंग दौड़ता हुआ आया और उत्साह से पूछा। दर्जनों कृषक जो मूल रूप से हाई के परिवार के थे, वे भी उसे उम्मीद से देख रहे थे। इस बार शू परिवार ने अपने सभी अभिजात वर्ग को बाहर भेज दिया था, एक बार में 1 दर्जन से अधिक। उन सभी ने सोचा कि उन्हें एक भयंकर लड़ाई का अनुभव होगा और यहाँ हर कोई मर जाएगा। वे कैसे कल्पना कर सकते थे कि उन्हें लड़ने की भी आवश्यकता नहीं होगी। इससे पहले कि शू परिवार के लोग लगभग सभी मर गए। वे सभी बेहद उत्साहित थे, चुपके से महसूस कर रहे थे कि यहाँ रहना हाई के परिवार में रहने से कहीं अधिक आशाजनक था। उन सभी ने अपने परिवारों को छोड़ने और वुई का अनुसरण करने का फैसला किया था। उनके परिवार इस जगह की तुलना कैसे कर सकते थे? परिवार में किसी को अपनी खेती की जगहों में प्रवेश करने के लिए एक निश्चित मात्रा में सनस्फटिक सेंट क्रिस्टल्स का भुगतान करना पड़ता था, और अगर किसी के पास पर्याप्त सनस्फटिक नहीं था तो उन्हें परिवार योगदान अंक का भुगतान करना पड़ता था, जिसे केवल परिवार के लिए कुछ कार्य पूरे करके प्राप्त किया जा सकता था। लेकिन यहाँ सैकड़ों पत्थर के कमरों में से प्रत्येक में एक छोटा शक्ति एकत्रित करने वाला विन्यास स्पिरिट गैदरिंग अरे था, जिसमें उसके बगल में बड़ी संख्या में सनस्फटिक रखे गए थे, जिससे वे बिना किसी चिंता के खेती कर सकते थे। चाहे वो दक्षता हो या गति, ये जगह परिवार की खेती की जगहों से कहीं बेहतर थी। पत्थर के कमरे भी शक्तिशाली आत्मिक विन्यास के साथ व्यवस्थित थे, इसलिए जब तक पत्थर के दरवाजे बंद थे कोई शोर नहीं होगा और किसी की दिव्य चेतना प्रवेश नहीं कर सकती थी। उनका भविष्य उज्ज्वल था। इससे भी अधिक, पूरे ड्रैगन गुफा पर्वत में एक बड़ा शक्ति एकत्रित करने वाला विन्यास था, इसलिए जब तक उनके पास पर्याप्त समय था, यहाँ की विश्व ऊर्जा आभा वर्ल्ड एनर्जी और समृद्ध होती जाएगी। यहाँ के दर्जनों लोग अविश्वसनीय रूप से खुश महसूस कर रहे थे। कुछ दिन पहले उनमें से कुछ उदासीन महसूस कर रहे थे, ये सोचकर कि परिवार छोड़ना एक बुरा विचार होगा, लेकिन पलक झपकते ही यहाँ का उपचार परिवार में जो था उससे कहीं बेहतर था। अब भले ही उन्हें भगा दिया जाता, वे नहीं जाते, यहाँ रहने और वुई का अनुसरण करने का फैसला करते थे। इसके अलावा वे ये भी जानते थे कि वुई ने त्रिपाठी जीवप्ती के साथ शरण ली थी, इसलिए वुई का अनुसरण करना त्रिपाठी जीवप्ती का अनुसरण करने के बराबर था। उनमें से यू फैंग स्वाभाविक रूप से सबसे अधिक गर्वित था, क्योंकि वह था जिसने व्यक्तिगत रूप से तारामंडल से त्रिपाठी जीवप्ती को उठाया था। अगर उसने गलती से उस खून जैसे लाल स्फटिक की खोज नहीं की होती तो वे आज कहाँ होते? यू फैंग के सवाल को सुनकर त्रिपाठी जीवप्ती ने जवाब दिया, 5 और। जैसे ही ये शब्द बोले गए, कमरे के अंदर से एक चीख गूंज उठी। केवल 4 बचे हैं, त्रिपाठी जीवप्ती ने जोड़ा। शू परिवार के कुलपति शू जीकुन और अंतिम शेष शू परिवार के वृद्ध 3 विदेशी वृद्धों का सामना कर रहे थे। उनमें से किसी ने भी संयम नहीं रखा। बस कुछ ही क्षणों में विदेशी वृद्धों में से एक मारा गया, वो उपनाम वाला कृषक जो अंधेरे को छोड़ने और प्रकाश में शामिल होने के लिए शोर मचा रहा था। त्रिपाठी जीवप्ती को इस तरह के अवसरवादी से सबसे ज्यादा नफरत थी, इसलिए भले ही वह मर गया, यह कोई बड़ी बात नहीं थी। हालांकि इस शू जीकुन की ताकत वास्तव में काफी अच्छी थी, शू जी शेन से कहीं अधिक। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वुई ने कहा कि वह ओरिजिन रिटर्निंग कोटि में प्रवेश करने की कगार पर था। जिस तरह से ये लग रहा था, वह वास्तव में 1 साल या उससे अधिक समय में ऐसा कर सकता था। दुर्भाग्य से उसके पास अब मौका नहीं था। एक पल बाद एक और चीख गूंज उठी, इस बार अंतिम शेष शू परिवार के वृद्ध की। हालांकि शू जीकुन की ताकत असाधारण थी, वह अभी तक ओरिजिन रिटर्निंग कोटि तक नहीं पहुंचा था। इससे पहले उसने अपनी चोटों की कीमत पर विदेशी वृद्ध हुओं को मार डाला था, लेकिन अब अंतिम शेष वृद्ध को 2 विदेशी वृद्धों द्वारा मार दिया गया था। शू जीकुन क्रोधित हो गया और एक मुंह भर खून थूक दिया।
उसकी ताकत अचानक बहुत बढ़ गई और उसकी आभा बढ़ गई। उसके हाथ में लंबी लाठी नाच उठी, जिससे बड़ी मात्रा में प्रकाश निकला, जिससे दो विदेशी वृद्ध पीछे हटने को मजबूर हो गए। लड़ाई की अध्यक्षता करने वाले यांग इन्फ्लेमेशन के बिना त्रिपाठी जीवोक्ति भी अंदर क्या हो रहा था यह नहीं देख सकते थे और केवल लड़ने की आवाजें ही सुन सकते थे। हालांकि उनकी सर्वनाश की दानव आंख इस आत्मिक विन्यास के माध्यम से देख सकती थी, उन्होंने इसका उपयोग नहीं किया क्योंकि यह अब आवश्यक नहीं था। इसके अलावा यांग इन्फ्लेमेशन की गुफा में आराम करने के बाद जो कोहरा आसपास के क्षेत्र को ढक रहा था वह धीरे धीरे छट गया। एक पल बाद जब कोहरा पूरी तरह से गायब हो गया तो त्रिपाठी जीवक्ति, यू फैंग और अन्य लोगों ने शू जीकुन के एक ही वार से अंतिम विदेशी वृद्ध को मारने का दृश्य देखा। शू परिवार ने 1 दर्जन से अधिक संत कोटि भेजे थे, लेकिन अंत में केवल शू जीकुन ही अपनी जगह पर गर्व से खड़ा था, खून से ढंका हुआ और एक हाथ गायब था। बेहद दयनीय लग रहा था। ये तब तक नहीं था जब तक कि उसे एहसास नहीं हुआ कि जिस आत्मिक विन्यास ने उसे परेशान कर दिया था वह विफल हो गया था। अपने आसपास के शवों को देखते हुए शू जीकुन की आंखें खून से लाल हो गईं क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति की ओर घूरकर देखा। उसकी आकृति आगे की ओर छलांग लगा रही थी क्योंकि उसने हिंसक रूप से दहाड़ा, दुष्ट, अपनी जान सौंप दो। एक भयंकर गति निकली और यू फैंग, जो त्रिपाठी जीवक्ति के बगल में खड़ा था, उसने एक अजीब चीख निकाली क्योंकि वह पीछे हट गया। त्रिपाठी जीवक्ति नहीं हिले और इसके बजाय शू जीकुन की ओर अपनी गति जारी की। 2 आभाएं टकराईं और ऐसा लगा जैसे 2 अदृश्य तूफान टकराए हों, जिससे बीच हवा में चटकने की आवाजों की एक श्रृंखला गूंज उठी। शू जीकुन की दौड़ती हुई आकृति अचानक स्थिर हो गई क्योंकि उसने खून के साथ ब्लड एसेंस का एक और घूंट खांसा और भी तेज गति से त्रिपाठी जीवक्ति की ओर गोली चलाई। हम्फ! त्रिपाठी जीवक्ति का भाव ठंडा हो गया क्योंकि उन्होंने अपनी आत्मिक शक्ति जारी की, तुरंत शू जीकुन की ज्ञान सागर की रक्षा को फाड़ते हुए और उसके दिमाग में डालते हुए। उसी समय त्रिपाठी जीवक्ति ने एक कदम आगे बढ़ाया और एक मुक्का फेंका। ऊर्जा का एक अद्वितीय विस्फोट निकला क्योंकि एक अदृश्य मुक्का शू जीकुन के शरीर से टकराया। शू परिवार के कुलपति की आकृति तुरंत बीच हवा में रुक गई, जैसे कि उसे एक अदृश्य दीवार से अवरुद्ध कर दिया गया हो और आगे बढ़ने में असमर्थ था। एक असामान्य लालिमा अचानक उसके पीले चेहरे पर दिखाई दी क्योंकि उसने त्रिपाठी जीवक्ति को घूरकर देखा और दहाड़ा, शैडो मून होल तुम्हें नहीं छोड़ेगा। जैसे ही उसकी आवाज गिरी, उसका शरीर अचानक फट गया, खून और रंग आकाश से बरसने लगे। एपिसोड नंबर 1136। गुफा के बाहर एक बड़ा हंगामा था। यू फैंग और हाई के परिवार के दर्जनों कृषक इस दृश्य को हैरानी में घूर रहे थे, पूरी तरह से चुप थे। हालांकि उन्होंने पिछली बार त्रिपाठी जीवक्ति को शू जीशेन को मारते हुए देखा था और जानते थे कि त्रिपाठी जीवक्ति की युद्ध शक्ति अविश्वसनीय थी, उन्होंने अब पाया कि त्रिपाठी जीवक्ति पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली थे। भले ही शू जीकुन घायल हो गया था, फिर भी वह ओरिजिन रिटर्निंग कोटि के करीब एक कृषक था और अपनी जीवन शक्ति को अति करने और अपने खून के सार को जलाने के बाद भी वह त्रिपाठी जीवक्ति के मुक्के को रोकने में विफल रहा। क्या यह आदमी एक राक्षस है? यू फैंग ने त्रिपाठी जीवक्ति की पीठ को घूरते हुए अपनी आंखें तेज से कांपते हुए देखा। या क्या बाहर की दुनिया के सभी कृषक इतने शक्तिशाली थे? अगर बाहर की दुनिया के सभी कृषक त्रिपाठी जीवक्ति की तरह थे, तो छायांकित तारा शैडोड स्टार पर कृषक क्या खेती कर रहे थे? जब सभी अभी भी सदमे में थे, त्रिपाठी जीवक्ति बाहर निकले और कलाकृतियों और जमीन पर बिखरी हुई 1 दर्जन या उससे अधिक अंतरिक्ष मुद्रिकाओं, स्पेस रिंग्स को उठाया। अपनी दिव्य चेतना से उन्हें झाड़ने के बाद वह तिरस्कार से मुस्कुराए और उन्हें यू फैंग को फेंक दिया। अंदर के संस फटिक और सामग्री वही को दे दो, बाकी आपस में बांट लो। आह! यू फैंग चौंक गया। तुम उन्हें नहीं चाहते? मुझे उनकी जरूरत नहीं है। त्रिपाठी जीवक्ति वास्तव में शू परिवार की चीजों की परवाह नहीं करते थे, जब तक कि उनके पास 100 पर्वतों के चित्र जैसी कोई कलाकृति नहीं थी, लेकिन 100 पर्वतों के चित्र एक दुर्लभ खजाना था। त्रिपाठी जीवक्ति को विश्वास था कि शू परिवार के पास भी ऐसी केवल एक ही कलाकृति थी। बहुत बहुत धन्यवाद भाई त्रिपाठी। हालांकि यू फैंग चौंक गया था, उसने विनम्र कार्य नहीं किया और जल्दी से धन्यवाद में सिर हिलाया, इससे पहले कि वह खुशी से एक तरफ भाग गया और दर्जनों अंतरिक्ष मुद्रिकाओं की सामग्री का निरीक्षण करने लगा। बाकी लोग भी चारों ओर इकट्ठा हो गए और समय समय पर आश्चर्य की गूंज सुनी जा सकती थी। शू परिवार कितना भी कमजोर क्यों न हो, यह अभी भी एक छोटा परिवार था। दर्जनों अंतरिक्ष मुद्रिकाओं में कुलपति शू जीकुन की मुद्रिका में सबसे ज्यादा चीजें थीं। वहां कलाकृतियां, बोलियां, शू परिवार के गुप्त कला, सीक्रेट आर्ट्स और मार्शल रिकॉर्ड थे। 20,000 से अधिक उच्च श्रेणी संस्फटिक, 40,000 से अधिक मध्य श्रेणी संस्फटिक और 1 लाख से अधिक निम्न श्रेणी संस्फटिक थे। यू फैंग की आंखें लाल हो गई क्योंकि उसने घूर कर देखा। हालांकि वह लंबे समय से जानता था कि अपने खजानों के लिए दूसरों को मारना धन कमाने का सबसे सुविधाजनक और तेज तरीका था, उनका हाई के परिवार खाद्य श्रृंखला के निचले भाग में था। वे किसे मार सकते थे या उकसा सकते थे। अब जब उसने आज उसे देखा तो वह जानता था कि अफवाहें सच नहीं थी। उनके 100 से अधिक भाइयों ने तारामंडल में अपने जीवन को जोखिम में डाला था, लगन से इसको को इकट्ठा किया था, लेकिन जब वे अपने परिवारों में लौटे तो उन्हें मिला कुल इनाम 10,000 उच्च श्रेणी संस्फटिक से अधिक नहीं था। ये संस्फटिक हुई ने अपनी जेब से चुकाए थे। लेकिन आज त्रिपाठी जीवक्ति ने केवल 1 दर्जन लोगों को मारा था और जो कुछ उन्होंने प्राप्त किया था
वह कुछ ऐसा था जिसे वे अपने जीवनकाल में कभी प्राप्त नहीं कर पाएंगे। इस भारी अंतर ने उन्हें उत्साहित और कड़वा दोनों महसूस कराया। ये कलाकृतियां और गोलियां उच्च श्रेणी की नहीं थीं। उनमें से अधिकांश संत श्रेणी की थी, जिनमें कुछ संत कोटि श्रेणी की थी, जो वही का अनुसरण करने वाले दर्जनों लोगों के लिए पूरी तरह से उपयुक्त थी। उनमें से अधिकांश संत थे, उनमें से केवल 4 या 5 संत कोटि थे, और उनमें से अधिकांश केवल प्रथम क्रम संत कोटि थे। संत श्रेणी की कलाकृतियां और गोलियां उनके लिए एकदम सही थी। राज परिवर्तन गोलियां, किंग ट्रांसफॉर्मेशन पिल्स, उनमें से वास्तव में 10 है। यू फैंग अचानक चिल्लाया। जेड बोतल पकड़े हुए हाथ कांप रहा था। ये सुनकर कई लोगों ने उत्साहित भाव प्रकट किए। हालांकि त्रिपाठी जीवप्ती ने पहले कभी राज परिवर्तन गोली को परिष्कृत नहीं किया था, वह इस गोली की भूमिका को समझते थे। एक संत कोटि गोली का उपयोग एक कृषक द्वारा किया जाता था जो अपनी खेती को स्थिर करने के लिए संत कोटि में प्रवेश कर चुका था, जबकि एक राज परिवर्तन गोली एक तृतीय क्रम संत कृषक के संत कोटि में प्रवेश करने की संभावनाओं को बढ़ा सकती थी। ये एक संत कोटि श्रेणी निम्न श्रेणी की गोली थी। कई कृषक एक महान क्षेत्र के शिखर पर फंस जाएंगे, अगले में प्रवेश करने में असमर्थ होंगे। तृतीय क्रम संत कोटि एक बड़ी अवरोध थी, और यह कहा जा सकता है कि 10 में से 9 और आधे कृषक को ऐसी अवरोध का सामना करना पड़ेगा। त्रिपाठी जीवप्ती की तरह जिन्हें ऐसी अवरोध का सामना नहीं करना पड़ा, वे कम थे। त्रिपाठी जीवप्ती केवल सर्वनाश की दानव आंख की मदद से इसे हासिल करने में सक्षम थे। अगर ऐसा नहीं होता तो उन्हें किसी भी अन्य कृषक की तरह अगले महान क्षेत्र में प्रवेश करने में सहायता करने के लिए गोलियों को परिष्कृत करना पड़ता। एक अकेली गोली संत कोटि में प्रवेश करने की संभावनाओं को कम से कम 30% तक बढ़ा सकती थी। ये कहा जा सकता है कि जब तक एक कृषक की योग्यता बहुत खराब नहीं थी, उनके पास संत कोटि में प्रवेश करने की 90% संभावना होगी। वही का अनुसरण करने वाले दर्जनों लोगों में उनमें से लगभग 20 तृतीय क्रम संत थे, इसलिए इन राज परिवर्तन गोलियों की भूमिका स्वयं स्पष्ट थी। हाई के परिवार में भी राज परिवर्तन गोलियां थीं, लेकिन वे गोलियां अच्छी योग्यता वाले परिवार के शिष्यों के लिए थीं। वही का अनुसरण करने वाले दर्जनों लोग एक प्राप्त करने के लिए योग्य नहीं थे। लगभग 20 कृषक जो प्रवेश करने की कगार पर थे, एक अवरोध पर फंस गए थे, लेकिन जब तक उनके पास एक राज परिवर्तन गोली थी, वे संत कोटि कृषक बन सकते थे। अपने भाइयों की आग जैसी आंखें देखकर यू फैंग का भाव तुरंत गंभीर हो गया और उसने जेड बोतल को अपनी आस्तीन में गंभीरता से रख दिया, इससे पहले कि वह जल्दी से कहा, ये युवा महिला के लिए है। युवा महिला एक उचित वितरण योजना लेकर आएगी। सभी ने सिर हिलाया, किसी ने आपत्ति नहीं की। त्रिपाठी जीवप्ती की भौहें उठी क्योंकि उन्होंने अचानक महसूस किया कि उन्हें उनके लिए कुछ गोलियां परिष्कृत करनी चाहिए। वह अपनी खेती में सहायता के लिए गोलियों का उपयोग करने में सक्षम नहीं थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि दूसरे नहीं कर सकते थे। किसी भी मामले में राज परिवर्तन गोलियां परिष्कृत करना मुश्किल नहीं था। अपना मन बनाने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती की आंखें दूर की ओर ठंडी हो गईं। वह स्वाभाविक रूप से जानते थे कि हाई के परिवार के लोग बिना हिले वहां खड़े थे। हाई के परिवार के मास्टर शू परिवार के साथ आए थे, लेकिन उन्होंने एक साथ हमला नहीं किया था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती के पास उनके खिलाफ कार्य करने का कोई कारण नहीं था। त्रिपाठी जीवप्ती की टकटकी को महसूस करते हुए बछिंग्यान अचानक कांप गया और कहा, कुलपति, मैं एक बात भूल गया। पिछली बार त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा था कि उनकी अनुमति के बिना जो कोई भी गुफा के 50 किलोमीटर के भीतर आया वह उनका दुश्मन था। जब त्रिपाठी जीवप्ती ने पिछली बार यह कहा था तो बछिंग्यान ने इसे गंभीरता से नहीं लिया था। आखिरकार ड्रैगन गुफा पर्वत हाई के परिवार का था, इसलिए त्रिपाठी जीवप्ती बस उनकी जमीन पर कब्जा कर रहे थे। लेकिन अब जिनशू परिवार के मास्टरों ने उन्हें उकसाया था, वे मर चुके थे। बछिंग्यान अब त्रिपाठी जीवप्ती को तुच्छ मानने की हिम्मत नहीं करता था। अगर त्रिपाठी जीवप्ती ने इसे बहाने के रूप में इस्तेमाल किया तो हमला करने के लिए बछिंग्यान को नहीं पता था कि उनके लोग उन्हें रोक सकते हैं या नहीं। क्या ये एन चौंक गया? 50 किलोमीटर? वे जहां खड़े थे वहां से 5 मील भी दूर नहीं थे। 50 मील तो दूर की बात है। पीछे हटो। ये एन और अधिक देर तक रुकने की हिम्मत नहीं कर सका और तुरंत अन्य वृद्धों और विदेशी वृद्धों के साथ पीछे हट गया। 50 किलोमीटर पीछे हटने के बाद सभी ने पाया कि त्रिपाठी जीवप्ती उनका पीछा करने का इरादा नहीं रखते थे, इसलिए वे सभी रुक गए और एक दूसरे को देखा, थोड़ा शर्मिंदा महसूस कर रहे थे। एक युवक का सामना करते हुए उन सभी ने वास्तव में आवारा कुत्तों की तरह पलायन किया था। ये वास्तव में शर्मनाक था, लेकिन अब ऐसी बातों पर विचार करने का समय नहीं था। शू परिवार के दर्जनों संत कोटि क्षेत्र के मास्टरों को अपनी आंखों से मिटा दिए जाते हुए देखकर सभी को एहसास हुआ कि त्रिपाठी जीवप्ती का मूल्य कितना महान था। यीएन ने बछिंग्यान को घूर कर देखा। बछिंग्यान स्पष्ट रूप से जानता था कि यीएन उसे क्यों दोष दे रहा था, इसलिए उसने जल्दी से आगे कदम बढ़ाया और अपनी मुट्ठी को झुकाते हुए कहा, कुलपति, इस बार मैं सही और गलत को समझने में विफल रहा। मुझे उम्मीद नहीं थी कि त्रिपाठी जीवप्ती में वास्तव में इतनी बड़ी क्षमता है। इसके ऊपर उस महिला की आत्मिक विन्यास मार्ग स्पिरिटरे डाउ में उपलब्धियां इतनी अधिक हैं। अगर मुझे पहले पता होता तो मैं शू जीशेन को रोक देता जब वह उनके साथ परेशानी खोजने आया था। अन्यथा वूई को परिवार छोड़ने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। और बस अब ऐसी बातें कहना बेकार है। ये ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया। कुलपति, क्या हमें अब उनके साथ दोस्ती करने की पूरी कोशिश करनी चाहिए?
हुआन हुआन ने चिंता से पूछा। उनकी क्षमता इतनी भयानक है और उस महिला की आत्मिक विन्यास विधियां इतनी गहन हैं। अगर हम उनसे दोस्ती कर सकते हैं तो ये हमारे लिए केवल फायदेमंद होगा। हाँ, विदेशी वृद्ध हुआंग सही कह रहे हैं, इन दोनों प्रतिभाओं से वास्तव में दोस्ती करनी चाहिए। वॉलून ने भी सहमत में सिर हिलाया। हम अब उनसे दोस्ती नहीं कर सकते। सभी के आश्चर्य के लिए यीएन ने वास्तव में अपना सिर हिलाया। क्यों? हुआन समझ नहीं पाया। अगर उन्होंने इस युवक और महिला की ताकत नहीं देखी होती तो वे उनसे दोस्ती करने की कोशिश नहीं करते, लेकिन अब जब उन्होंने देखा था तो वे ऐसे महान अवसर को कैसे छोड़ सकते थे? क्या कुलपति भ्रमित हो गए थे? क्या तुम भूल गए कि शूजी कुन मरने से पहले क्या चिल्लाया था? यीएन ने ठंडी सांस ली। सभी ने इसके बारे में ध्यान से सोचा और थोड़ी देर बाद उनके भाव बदल गए। कुलपति, तुम्हारा मतलब शैडो मून हॉल से है? हुआन ने अनिश्चित रूप से पूछा। यीएन ने व्यंग्य किया। हालांकि मेरा हाई के परिवार और उसका शू परिवार सबसे निचले स्तर की शक्तियां हैं और शैडो मून हॉल की आंखों में महत्वहीन है, अंत में वे अभी भी शैडो मून हॉल का नाम रखते हैं। अब जब शू परिवार के इतने सारे लोग मर चुके हैं, जिसमें कुलपति भी शामिल है, शैडो मून हॉल के चेहरे पर थप्पड़ मारा गया है। अगर वे इसके बारे में कुछ नहीं करते हैं तो हमारे जैसे परिवार भविष्य में उन पर कैसे भरोसा कर सकते हैं? शैडो मून हॉल निश्चित रूप से कार्रवाई करेगा और हमें आज जो कुछ भी हम देखते हैं उसकी रिपोर्ट करनी होगी, अन्यथा जब वे इसके बारे में पूछेंगे तो ये परेशानी होगी। लेकिन कुलपति, अगर हम ऐसा करते हैं तो क्या हम उस युवक को नाराज नहीं करेंगे और उसे भर्ती करने की कोशिश नहीं करेंगे? वॉलून ने हैरानी से पूछा। भर्ती? यीएन ने व्यंग्य किया। भले ही हम उसे भर्ती करें, कौन उसे वश में कर सकता है? चूंकि उसे वश में नहीं किया जा सकता है तो उसका क्या उपयोग है? उसकी क्षमता और योग्यता के साथ, उस युवा महिला की आत्मिक विन्यास उपलब्धियों के साथ, एक बार जब उन्हें सांस लेने और विकसित होने का समय मिल जाता है तो मेरे हाई के परिवार को यहाँ बोलने का कोई अधिकार कैसे हो सकता है? उस समय ये जगह त्रिपाठी परिवार की होगी। इससे पहले यीएन त्रिपाठी जीवक्ति में बहुत रुचि रखते थे और उन्हें वश में करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवक्ति की क्षमताओं को अपनी आंखों से नहीं देखा था और महसूस किया था कि अपने कई वर्षों के अनुभव और हाई के परिवार की शक्ति के साथ वह उन्हें नियंत्रित कर सकते थे। लेकिन आज की लड़ाई के अंतिम क्षण में त्रिपाठी जीवक्ति ने एक ही मुक्के से शू जी कुन को टुकड़ों में उड़ा दिया था, जिससे यीएन को एहसास हुआ कि ऐसे व्यक्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता है। अगर वह इस युवक को नियंत्रित नहीं कर सकता था तो उसे भर्ती करने की कोशिश करने का क्या मतलब था? अगर वह एक कृतज्ञ भेड़िए को भर्ती करता है तो वह खुद को जिंदा खा सकता है। हालांकि त्रिपाठी जीवक्ति के प्रति यीएन का रुख बहुत जल्दी बदल गया था और इसे पूरी तरह से विपरीत भी कहा जा सकता है। मौजूद किसी ने भी इसमें कुछ भी गलत महसूस नहीं किया और इसके बजाय यीएन के निर्णायकता की और भी अधिक प्रशंसा की। कुलपति बनने में सक्षम होना उनकी सोच वास्तव में कुछ ऐसा नहीं था जिसकी तुलना साधारण लोग कर सकें। जब हाई के परिवार में लौटा तो उन्होंने तुरंत आज की घटनाओं की रिपोर्ट करने के लिए स्वर्गीय भाग्य शहर हेवनली फेट सिटी में किसी को सिटी लॉर्ड्स मैंशन भेजने के लिए भेजा। स्वर्गीय भाग्य शहर शैडो मून हॉल के प्रभाव क्षेत्र के भीतर था और इसे शैडो मून हॉल के स्वामित्व वाला एक शहर माना जा सकता था, इसलिए सिटी लॉर्ड्स मैंशन की स्वाभाविक रूप से शैडो मून हॉल के एक मास्टर द्वारा रक्षा की गई थी। हाई के परिवार का संदेशवाहक हुआन था, लेकिन उसे यह उम्मीद नहीं थी कि जब वह सिटी लॉर्ड्स मैंशन के बाहर पहुंची तो उसे कई गार्डों द्वारा रोक दिया जाएगा। ये गार्ड मुस्कुराए और उसे असंयमित रूप से घूरकर देखा, जिससे हुआन बहुत असहज महसूस कर रही थी। एपिसोड नंबर 1137। हालांकि हुआन अब युवा नहीं थी, वह अपने रूप रंग को बनाए रखने में कुशल थी। अभी वह केवल 30 के दशक में लग रही थी। उसका आंकड़ा भी बहुत अच्छा था। उसके जुड़वा शिखर भरे और ऊंचे थे, उसके नितंब गोल और सख्त थे, उसके सुंदर पैर सीधे और पतले थे, उसकी कमर पतली और सुडौल थी और उसकी त्वचा गुलाबी रंग के संकेत के साथ सफेद थी। ऐसी सुंदर महिला ने स्वाभाविक रूप से गार्डों का ध्यान आकर्षित किया। बड़े भाइयों, मैं हाई के परिवार की सदस्य हूँ। मेरे पास सिटी लॉर्ड फी जीतू को बताने के लिए कुछ महत्वपूर्ण है। हुआन ने एक मुस्कान निचोड़ी, जबकि अपने दिल में यीएन को कोस रही थी। यीएन ने उसे यह पत्र देने के लिए अकेले भेजा था, स्पष्ट रूप से क्योंकि वह एक महिला थी और महसूस किया था कि एक महिला के लिए सिटी लॉर्ड के साथ बातचीत करना आसान होगा। लेकिन इससे पहले कि वह सिटी लॉर्ड्स मैंशन में प्रवेश कर पाती, वह कई संत कोटि गार्डों से गिर गई थी, जिससे उसे गुस्सा और बेबसी दोनों महसूस हो रही थी। अगर यह कोई और जगह होती तो हुआन अपनी तृतीय क्रम संत कोटि की खेती के साथ इन लोगों को बिना किसी प्रयास के मार सकती थी, लेकिन यह सिटी लॉर्ड्स मैंशन शैडो मून हॉल का क्षेत्र था। जब तक वह जीना नहीं चाहती थी, वह कार्य नहीं करेगी। हाई के परिवार गार्डों में से एक, जिसका चेहरा घोड़े जैसा बदसूरत था, ने एक अजीब स्वर में दोहराया, इससे पहले कि वह अपना सिर हिलाता, मैंने कभी नहीं सुना, क्या तुमने सुना है? तुरंत एक और गार्ड ने समझाया, ये पंथ के अधीन एक छोटा परिवार है, एक परिधीय परिवार। घोड़े के चेहरे वाले कृषक ने हल्के से सिर हिलाया, कोई आश्चर्य नहीं कि मैंने कभी नहीं सुना। एक परिधीय परिवार से कोई यहाँ क्यों आएगा? उसे इतना अहंकारी कार्य करते हुए देखकर, जैसे कि वह हाई के परिवार की बिल्कुल भी परवाह नहीं करता। हुआन केवल चुपचाप अपने दांत पीस सकती थी, लेकिन वह केवल मुस्कुरा सकती थी और कह सकती थी,
कई बड़े भाइयों, मेरे पास वास्तव में सिटी मास्टर फी जीतू के साथ चर्चा करने के लिए एक तत्काल मामला है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरा संदेश आगे बढ़ा सकते हैं। घोड़े के चेहरे वाले गार्ड ने ठंडी सांस ली। सिटी लॉर्ड मास्टर के पास हर दिन भाग लेने के लिए कई महत्वपूर्ण मामले हैं, उसके पास आप जैसे लोगों से मिलने का समय कैसे हो सकता है? जहां से तुम आए हो वहीं वापस जाओ। शैडो मून हॉल में अनगिनत परिधीय परिवार थे और वे सभी बेहद कमजोर थे। हालांकि ये गार्ड केवल संत थे, वे पूरे साल खुद को शैडो मून हॉल के शिष्य मानते थे, इसलिए भले ही हुआन हुआन की खेती उनसे अधिक थी, उन्होंने उसे अपनी आंखों में नहीं रखा। घोड़े के चेहरे वाले गार्ड को ये कहते हुए सुनकर हुआन हुआन ने अपने दांत पीसे और अचानक एक आकर्षक मुस्कान दिखाई, उसे इशारा करते हुए, बड़े भाई, क्या तुम आकर मुझसे बात कर सकते हो? वह एक महिला थी जिसने बाहर कड़ी मेहनत की थी और दुनिया के तरीकों से अच्छी तरह वाकिफ थी, तो वह कैसे नहीं समझ सकती थी कि यमराज से निपटना आसान था। ओह, एक अभद्र मुस्कान के साथ घोड़े के चेहरे वाला गार्ड, छोटी बहन, क्या कुछ ऐसा है जिसे तुम सार्वजनिक रूप से नहीं कह सकती? वह हंसा और सिर हिलाया क्योंकि वह हुआन हुआन की ओर चला गया। जब वह उसके पास आया तो हुआन हुआन ने अपनी अंतरिक्ष मुद्रिका से कुछ स्फटिक निकाले और चुपचाप उसके हाथ में भर दिए। धीरे से कहा, बड़े भाई गार्ड, कृपया मेरी मदद करें। घोड़े के चेहरे वाले गार्ड ने उसकी ओर देखा भी नहीं और बस स्फटिक को अपनी अंतरिक्ष मुद्रिका में डाल दिया। इससे पहले कि वह अचानक हुआन हुआन के सफेद कोमल हाथ को पकड़ लिया और उसे जोर से रगड़ने लगा, जैसे कि उसने पहले कभी किसी महिला को नहीं देखा था। उसके चेहरे पर तिरस्कार का भाव चमका क्योंकि उसने फुसफुसाते हुए कहा, छोटी बहन, ऐसा नहीं है कि मैं मदद नहीं कर सकता, बस यह है कि सिटी लॉर्ड मास्टर के पास वास्तव में समय नहीं है। उसके द्वारा इस तरह छुए जाने पर हुआन हुआन का कोमल शरीर अचानक कांप उठा क्योंकि उसके पूरे शरीर पर रोंगटे दिखाई दिए। वह इस हरामी को 10,000 टुकड़ों में फाड़ देना चाहती थी, लेकिन वह केवल अपने दिल में गुस्से को दबा सकती थी और बहुत सारे स्फटिक निकाले और उसे सौंप दिए। विनती करना जारी रखा, कृपया अंदर जाओ और सिटी लॉर्ड मास्टर को रिपोर्ट करो, चाहे वह मुझसे मिलना चाहे या नहीं, मैं शिकायत नहीं करूंगी। बहुत सारे स्फटिक प्राप्त करने के बाद घोड़े के चेहरे वाले गार्ड ने एक संतुष्ट रूप दिखाया और मुस्कुराने से पहले हुआन हुआन के छोटे हाथ को फिर से सहलाया। अच्छा है, ये देखकर कि तुम्हारे लिए यहाँ आना आसान नहीं था, मैं तुम्हारा संदेश आगे बढ़ाऊंगा, लेकिन किसी भी चीज की उम्मीद मत करो, सिटी लॉर्ड मास्टर वास्तव में व्यस्त हैं। मैं जानती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई। हुआन हुआन ने चुपके से आह भरी, वह वास्तव में डर गई थी कि यह हरामी उसका फायदा उठाना जारी रखेगा। घोड़े के चेहरे वाले गार्ड को सिटी लॉर्ड्स मेंशन में जाते हुए देखकर हुआन हुआन बाहर खड़ी हो गई और चिंतित होकर इंतजार किया। एक पल बाद घोड़े के चेहरे वाला गार्ड फिर से बाहर आया और जैसे ही उसने उसके चेहरे पर उदास भाव देखा, हुआन हुआन का दिल डूब गया क्योंकि वह जानती थी कि स्थिति अच्छी नहीं थी। जल्दी से उसके पास पहुंचकर उसने पूछा, सिटी लॉर्ड मास्टर ने क्या कहा? दूसरे पक्ष से लाभ प्राप्त करने के बाद गार्ड गुस्सा नहीं हुआ और बस कहा, उन्होंने मना कर दिया, और उन्होंने न केवल मना कर दिया, उन्होंने मुझे फटकार भी लगाई। हाँ, हुआन हुआन ने गहरी सांस ली क्योंकि एक बेबसी की तेज भावना ने उसके दिल को भर दिया। इस दुनिया में उसका कोई रिश्तेदार नहीं था और उसने हमेशा अपनी खेती करने के लिए खुद पर भरोसा किया था जब तक कि वह तृतीय क्रम संत कोटि तक नहीं पहुंच गई। ये 10 साल पहले तक नहीं था कि उसे एक विदेशी वृद्ध के रूप में हाई के परिवार में स्वीकार कर लिया गया था। मूल रूप से वह शैडो मून हॉल की दिशा में काम करने के लिए हाई के परिवार को एक स्प्रिंगबोर्ड के रूप में उपयोग करना चाहती थी। उम्मीद थी कि एक दिन वह शैडो मून हॉल में शामिल होने में सक्षम होगी, लेकिन अब वह जानती थी कि शैडो मून हॉल की आंखों में हाई के परिवार कुछ भी नहीं था। एक विदेशी वृद्ध के रूप में वह एक बार भी सिटी लॉर्ड को नहीं देख सकी। अपने दिल की गहराई में उसने ईएन को 1000 बार कोसा था कि उसे सिटी लॉर्ड्स मेंशन में आने का निर्देश दिया। जब वह हाई के परिवार में थी तो कई वृद्ध थे जिनके पास उसके बारे में विचार थे, लेकिन यहाँ आने के बाद उसका अभी भी फायदा उठाया गया था। कम ताकत के साथ और भरोसा करने के लिए कोई नहीं, उसके लिए इस दुनिया में जीवित रहना वास्तव में मुश्किल था। अचानक उसने थोड़ा निराश महसूस किया और सोचा कि क्या उसे हाई के परिवार को छोड़ देना चाहिए। इस परिवार का बिल्कुल भी कोई भविष्य नहीं था और अगर वह रहना जारी रखती है तो वह बस प्रवाहमान समय महान सम्राट फ्लोइंग टाइम ग्रेट एम्परर को बर्बाद कर रही होगी। बहन, क्या तुम कुछ दिनों के लिए बाहर इंतजार करना चाहोगी जबकि मैं तुम्हें एक संदेश भेजने का अवसर ढूंढता हूँ? घोड़े के चेहरे वाले गार्ड ने उससे पर्याप्त फायदा नहीं उठाया था और एक मुस्कान के साथ पूछा, जरूरत नहीं है। हुआन हुआन का चेहरा ठंडा हो गया क्योंकि वह मुड़ी और चली गई। कद्रदान। घोड़े के चेहरे वाले गार्ड ने ठंडी सांस ली। हाई के परिवार में लौटने और यह जानने के बाद कि हुआन हुआन ऐसे सरल कार्य को पूरा करने में विफल रही थी, येन क्रोधित हो गया और उसे तेज से डांटा, इससे पहले कि वह एक उपहार तैयार करता और व्यक्तिगत रूप से स्वर्गीय भाग्य शहर की ओर भागा। हुआन हुआन को दुर्व्यवहार महसूस हुआ और वह हाई के परिवार से और भी अधिक निराश थी। जब त्रिपाठी जीवप्ती अपने पत्थर के कमरे से बाहर निकले तो उन्होंने तुरंत एक तेज आवाज सुनी। इससे भी अधिक शोर काफी भयंकर लग रहा था। हैरान होकर वह शोर की दिशा में चले गए और जल्द ही एक बड़े पत्थर के कमरे में पहुंचे। ये पत्थर का कमरा यांग इन्फ्लेमेशन के आने के बाद पत्थर के नेवले स्टोन मंगूस द्वारा खोला जाना चाहिए था और इसका उपयोग कई लोगों के लिए इकट्ठा होने और चीजों पर चर्चा करने की जगह के रूप में किया जाता था। इस समय पत्थर के कमरे में लगभग 20 लोग इकट्ठा थे। उनमें से कुछ की आंखें लाल थीं,
कुछ नेक नाराजगी से भरे थे और कुछ जोर से चिल्ला रहे थे। यू फैंग सबसे क्रूर था, एक पत्थर की मेज पर खड़ा था और तिरस्कार से चारों ओर देख रहा था। एक के बाद एक कृषक पर इशारा कर रहा था और उन्हें कठोरता से कोस रहा था। चाहे वे पुरुष हो या महिलाएं, वे सभी उसके थूक से धनके हुए थे। त्रिपाठी जीवप्ती की भौहें तन गईं क्योंकि उन्होंने अचानक थोड़ा नाखुश महसूस किया। उन्होंने सोचा कि वुई का अनुसरण करने वाले ये लोग आपूर्ति के असमान वितरण के कारण बहस कर रहे थे। अगर ऐसा होता तो त्रिपाठी जीवप्ती उन्हें अपनी गुफा में नहीं रखना चाहते थे। भले ही उन्होंने वुई का अनुसरण किया हो, उन्होंने उन्हें भगा दिया होता। जो लोग अपने लोगों के साथ साझा करना नहीं समझते थे और केवल छोटे लाभों की परवाह करते थे, वे केवल अस्थिर कारक बनेंगे। हालांकि थोड़ी देर सुनने के बाद त्रिपाठी जीवप्ती ने पाया कि ऐसा नहीं था। हालांकि यह भौतिक वितरण का मामला था, इसका संग स्फटिकिया कलाकृतियों से कोई लेना देना नहीं था, बल्कि गोलियों से था। 10 राज परिवर्तन गोलियां जो एक कृषक को संत कोटि में प्रवेश करने में मदद कर सकती थी। ये लोग इसलिए बहस नहीं कर रहे थे क्योंकि वे राज परिवर्तन गोलियां प्राप्त नहीं कर सकते थे, बल्कि इसलिए क्योंकि वे राज परिवर्तन गोलियां प्राप्त नहीं कर सकते थे। 3 दिनों के बाद भी वे एक उचित वितरण योजना के साथ नहीं आ पाए थे। वो ये भी पत्थर के कमरे में खड़ी थी, उसका सुंदर चेहरा बेबसी से भरा था लेकिन राहत भी थी। ये सही है लियू पिंग, मुझे याद है कि तुम 9 साल पहले तृतीय क्रम संत कोटि में प्रवेश कर चुके थे। अब जब तुम इस क्षेत्र के शिखर पर पहुंच गए हो तो तुम राज परिवर्तन गोलियां क्यों नहीं स्वीकार करते? क्या तुम युवा महिला को चेहरा नहीं दे रहे हो? युवा महिला को चेहरा नहीं देना इस यू फैंग को चेहरा नहीं देना है। पिता को तुम्हें पीटने के लिए दोष मत देना। लियू पिंग नाम का कृषक मुस्कुराया और ईमानदारी से कहा, यू फैंग, मैं लियू पिंग इस साल लगभग 60 साल का हूँ। मेरी योग्यता बहुत अच्छी नहीं है, तो अगर मैं राज परिवर्तन गोलियां लेता हूं तो क्या होगा? बहुत अधिक संभावना है कि मैं इस गोली को बर्बाद कर दूंगा और संत कोटि में प्रवेश नहीं कर पाऊंगा। इसे मुझ पर बर्बाद करने के बजाय तुम इसे गे वुशेंग को दे सकते हो। उसकी योग्यता मुझसे कहीं बेहतर है, वह भी एक तृतीय क्रम संत है। अगर तुम उसे देते हो तो वह निश्चित रूप से प्रवेश करने में सक्षम होगा। गे वुशेंग नीले वस्त्रों में एक मध्यम आयु वर्ग का व्यक्ति था और उसने तुरंत अपना सिर हिलाया, मैं इसे नहीं चाहता। मुझे 2 और साल दो और मैं खुद ही प्रवेश करने में सक्षम हो जाऊंगा। एक राज परिवर्तन गोली को बर्बाद करने की कोई जरूरत नहीं है। यू फैंग, इस शियाओया को दे दो। नाजुक विशेषताओं वाली एक युवा महिला ने जल्दी से अपना हाथ हिलाया, मैं भी इसे नहीं चाहती, मैं खुद भी प्रवेश करने में सक्षम हूँ। यू फैंग के माथे पर नसें तन गई क्योंकि वह फिर से कोसना चाहता था, लेकिन जब शब्द उसके मुंह तक पहुंचे तो उसने उन्हें वापस निगल लिया और इसके बजाय मदद के लिए वुई की ओर मुड़ा, चिल्लाते हुए कहा, युवा महिला, मैं ये काम नहीं कर सकता। ये हरामी इसे नहीं चाहते, मैं उनके साथ कैसे निपटूं? वुई ने आह भरी और बोलने वाली थी जब उसने त्रिपाठी जीवप्ती को अपने चेहरे पर एक मुस्कान के साथ दरवाजे पर खड़े देखा और जल्दी से उनके पास चली गई। ये लोग बुरे नहीं हैं, त्रिपाठी जीवप्ती ने ईमानदारी से प्रशंसा की। त्रिपाठी जीवप्ती ने दिल से प्रशंसा की। वह इतने सालों से अकेले लड़ रहे थे और लोगों को एक दूसरे को धोखा देते हुए देखने के आदी थे। वह धन के लिए लोगों को मरते हुए और भोजन के लिए पक्षियों को मरते हुए देखने के आदी थे। वह लोगों को एक गरिमापूर्ण मोर्चा डालते हुए देखने के आदी थे, जबकि चुपके से दूसरों को पीठ में छुरा घोंपते थे। ये राज परिवर्तन गोली संत कोटि में प्रवेश करने में मदद कर सकती थी और कम से कम 1 या 2 साल की कड़ी मेहनत को बचा सकती थी, लेकिन इन योग्य कृषकों में से कोई भी वास्तव में इसे नहीं चाहता था, वे सभी किसी और को इसका उपयोग करने देना चाहते थे। त्रिपाठी जीवप्ती ने इतने लंबे समय में विनम्रता और सद्भाव के ऐसे माहौल को नहीं देखा था, लेकिन इसने उनके दिल को गर्म कर दिया। हमने बड़े भाई त्रिपाठी को एक मजाक देखने दिया है, वुई शर्मा गई। लोगों का एक समूह जिसने दुनिया को नहीं देखा है। बस 10 राज परिवर्तन गोलियां और वे 3 दिनों से बहस कर रहे हैं और अभी भी एक निर्णय पर नहीं आए हैं। क्या उन्होंने बड़े भाई त्रिपाठी को परेशान किया? त्रिपाठी जीवप्ती की क्षमताओं को देखने के बाद वुई का उन्हें संबोधित करने का तरीका भी बदल गया था और अपने परिवार को छोड़ने के बाद वह बहुत अधिक परिपक्व हो गई थी। उन्होंने मुझे परेशान नहीं किया। यांग इन्फ्लेमेशन ने एक अच्छा आत्मिक विन्यास व्यवस्थित किया। जब मैं बाहर आया तो मैंने केवल कुछ शोर सुना। त्रिपाठी जीवप्ती मुस्कुराए और जिज्ञासा से पूछा, क्या राज परिवर्तन गोलियां प्राप्त करना मुश्किल है? वुई ने सिर हिलाया। राज परिवर्तन गोलियां संत कोटि निम्न श्रेणी की गोलियां हैं और सस्ती नहीं है। एक अकेली की कीमत कम से कम 2000 उच्च श्रेणी संत स्फटिक है, कुछ ऐसा नहीं जिसे एक औसत व्यक्ति खरीद सके। कीमत केवल माध्यमिक है, मुख्य बात यह है कि उन्हें खरीदना बिल्कुल असंभव है। कई लोगों को इस तरह की गोली की जरूरत है, लेकिन ऐसे बहुत से लोग नहीं हैं जो इसे परिष्कृत कर सकते हैं। हमारे छायांकित तारा की कलाकृति परिष्करण और कीमिया कौशल बाहर की दुनिया से बहुत पीछे होना चाहिए। ऐसा लगता है कि सबसे शक्तिशाली कलाकृति परिष्करणकर्ता और कीमियागर केवल ओरिजिन ग्रेड निम्न श्रेणी के हैं। वुई ने राज परिवर्तन गोलियों और छायांकित तारा पर खेती की स्थिति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी दी है। एपिसोड नंबर 1138। इतना कम? त्रिपाठी जीवप्ती हैरान थे। अगर ऐसा था तो क्या इसका मतलब यह नहीं था कि वह और यांग इन्फ्लेमेशन अपने अपने क्षेत्रों के मामले में छायांकित तारा के शिखर पर खड़े थे? यांग इन्फ्लेमेशन और भी ऊपर हो सकता है। पिछली बार
उसने कहा था कि पत्थर के नेवले की मदद से वह अपने बैंगनी ढाल को ओरिजिन ग्रेड मध्य श्रेणी में परिष्कृत कर सकती है, जिसका मतलब था कि वह कम से कम एक ओरिजिन ग्रेड मध्य श्रेणी कलाकृति परिष्करण करता थी। हाँ, ये बहुत कम है। मुझे नहीं पता क्यों, लेकिन कीमिया, कलाकृति परिष्करण, चार्ट मास्टर्स और आत्मिक विन्यास में छायांकित तारा का विकास बहुत धीमा है। वुई हल्के से हंसी। वह जानती थी कि त्रिपाठी जीवक्ति बाहर से आए थे और त्रिपाठी जीवक्ति के स्वर से वह यह अनुमान लगा सकती थी कि बाहर की दुनिया निश्चित रूप से ऐसी नहीं थी। वुई की बातें सुनने के बाद त्रिपाठी जीवक्ति को अचानक महसूस हुआ कि संत स्फटिक को बढ़ाने के लिए कीमिया का उपयोग करना एक अच्छा विचार था। उनका कीमिया स्तर पहले से ही छायांकित तारा के शिखर पर खड़ा था, तो उनके पास गोलियों को परिष्कृत करने के लिए पर्याप्त संत स्फटिक क्यों नहीं हो सकते थे। वह कई कीमती सामग्री के बदले में कुछ महान शक्तियों को भी ढूंढ सकते थे। यांग इन्फ्लेमेशन का आत्मिक विन्यास की व्यवस्था उनके स्वयं के अंतरिक्ष बल की खेती की तरह थी, जो पैसे को जलाने का मामला था। पर्याप्त संत स्फटिक और सामग्री के बिना वह कुछ भी नहीं कर सकती थी। शू परिवार के पास 10 राज परिवर्तन गोलियां कैसे हैं? त्रिपाठी जीवक्ति ने फिर से पूछा। ये समझा जाता था कि शू परिवार के पास एक संत कोटि कीमियागर नहीं होना चाहिए, इसलिए ऐसे उच्च स्तर के कीमियागर के बिना राज परिवर्तन गोलियां को परिष्कृत करना असंभव होगा। उन्होंने शैडो मून हॉल के साथ विनिमय किया होगा, वुई ने समझाया। शैडो मून हॉल से जुड़े छोटे परिवारों के पास कुछ गोलियां और कलाकृतियों के लिए विनिमय करने का अवसर होता है, लेकिन एक उच्च कीमत पर। हाई के परिवार ने भी पहले कुछ राज परिवर्तन गोलियों के लिए विनिमय किया है। ओह हाँ, पिछली बार उन्होंने जो संत कोटि गोलियां भेजी थी वे भी शैडो मून हॉल से विनिमय की गई थी। मैं समझ गया। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया और 2 जैड बोतलें फेंक दी। ये उन्हें दे दो और उन्हें बताओ कि अब और झगड़ने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्या है? वो ही हैरान थी। जब तुम खुद देखोगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। त्रिपाठी जीवक्ति हल्के से मुस्कुराए। वो ही ने संदेह से बोतल का ढक्कन खोला। उसका सुंदर चेहरा पीला पड़ गया क्योंकि उसने विस्मय से कहा, 20 से अधिक राज परिवर्तन गोलियां। इसके अलावा गोली नसों पिलवेन्स के साथ इतनी सारी हैं। वह वास्तव में दंग रह गई थी। शू जीकुन की मुद्रिका से उसने जो 10 राज परिवर्तन गोलियां प्राप्त की थी वे सिर्फ साधारण गोलियां थीं, लेकिन त्रिपाठी जीवक्ति ने उसे जो दी उनमें से अधिकांश में गोली नसें थीं। वो ये कल्पना नहीं कर सकती थी कि त्रिपाठी जीवक्ति ने ये गोलियां कहाँ से प्राप्त की थीं। एक राज परिवर्तन गोली एक कृषक की संत कोटि में प्रवेश करने की संभावनाओं को बढ़ा सकती है, और गोली नसों वाली एक राज परिवर्तन गोली केवल संभावनाओं को बढ़ाएगी। बड़े भाई त्रिपाठी, तुम्हें ये कहाँ से मिली? वो ही ने ऊपर देखा और पाया कि त्रिपाठी जीवक्ति गायब हो गए थे, जिससे उसे चक्कर आने लगा। एक अकेली राज परिवर्तन गोली 2000 संत स्फटिक से अधिक मूल्य की थी, इसलिए इस बोतल का मूल्य 40,000 से अधिक था। वुई ने आखिरकार त्रिपाठी जीवक्ति की उदारता की सीमा को समझा। कांपते हाथ से दूसरी जैड बोतल खोलते हुए वुई फिर से चिल्लाई, संत कोटि गोलियां। इसके शीर्ष पर इन संत कोटि गोलियों में से कई ने गोली नसें बनाई थी, इसलिए वुई निश्चित थी कि गोलियों की इन 2 बोतलों को एक ही कीमियागर द्वारा परिष्कृत किया गया था, लेकिन उनके गोली नसें बनाने की संभावना बस बहुत भयानक थी। जब से वह एक बच्ची थी, वुई ने केवल एक गोली को गोली नसों के साथ देखा था, और ये केवल एक स्पिरिट ग्रेड शीर्ष श्रेणी की गोली थी। भले ही वुई ने पहले दुनिया को देखा था, उसने अभी भी महसूस किया कि ये 2 जैड बोतलें पहाड़ों जितनी भारी थीं। राज परिवर्तन गोलियां उसके भाइयों और बहनों को संत कोटि में प्रवेश करने की अनुमति दे सकती थी, जबकि संत कोटि गोलियां उनकी खेती को स्थिर कर सकती थी। त्रिपाठी जीवक्ति ने पहले ही सब कुछ तैयार कर लिया था, उसे बस इन गोलियों को लेने की जरूरत थी। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई त्रिपाठी, वुई गुफा के बाहर जोर से चिल्लाए, इससे पहले कि वह मुड़ी और पत्थर के कमरे में वापस चली गई जहां हर कोई अभी भी झगड़ रहा था। 2 जैड बोतलों को उठाते हुए उसने खुशी से घोषणा की, झगड़ना बंद करो, सभी को राज परिवर्तन गोलियों का एक हिस्सा मिलेगा। न केवल राज परिवर्तन गोलियां होंगी, संत कोटि गोलियां भी होंगी। शोरगुल वाला पत्थर का कमरा तुरंत शांत हो गया क्योंकि लगभग 20 जोड़ी आंखें वुई को घूरने लगी। गुफा के बाहर यांग इन्फ्लेमेशन एक आत्मिक विन्यास व्यवस्थित कर रही थी। पिछली बार त्रिपाठी जीवक्ति ने वुई को जो संत स्फटिक दिए थे उन्हें खेती के लिए कुछ रखने के अपवाद के साथ विभिन्न प्रकार की सामग्री के लिए विनिमय किया गया था। यांग इन्फ्लेमेशन अब एक हत्यारे विन्यास किलिंग अरे की व्यवस्था कर रही थी। उसके बड़े काले वस्त्र उसके उत्तम शरीर के चारों ओर लपेटे हुए थे क्योंकि यांग इन्फ्लेमेशन खुद को व्यस्त कर रही थी। मदद के लिए आओ, यांग इन्फ्लेमेशन ने पुकारा। त्रिपाठी जीवक्ति तुरंत उनके निर्देशों के अनुसार आगे बढ़े और मदद की। थोड़ी देर बाद त्रिपाठी जीवक्ति ने अचानक पूछा, यांग इन्फ्लेमेशन, अगर एक ओरिजिन रिटर्निंग कोटि कृषक इस आत्मिक विन्यास में प्रवेश करता है तो क्या इसका कोई प्रभाव होगा? हाँ, यांग इन्फ्लेमेशन ने सकारात्मक रूप से जवाब दिया, लेकिन ये पिछली बार जैसा नहीं होगा। आखिरकार एक ओरिजिन रिटर्निंग कोटि कृषक बहुत मजबूत होता है। अगर एक तृतीय क्रम ओरिजिन रिटर्निंग कोटि कृषक प्रवेश करता है तो यह आत्मिक विन्यास उन्हें केवल 10 सांस के समय के लिए फंसाने में सक्षम होगा। त्रिपाठी जीवक्ति ने सिर हिलाया, अपने दिल में समझते हुए। यांग इन्फ्लेमेशन ने अचानक वह करना बंद कर दिया जो वह कर रही थी और त्रिपाठी जीवक्ति को गंभीरता से देखा। भविष्य के लिए तुम्हारी क्या योजनाएं हैं? तुम्हारा क्या मतलब है?
त्रिपाठी जीवोक्ति हैरान थे। क्या तुम लंबे समय तक यहाँ रहना चाहते हो या यस्क सिरा खनन होने के बाद छोड़ना चाहते हो? बेशक मैं लंबे समय तक यहाँ रहना चाहता हूँ। त्रिपाठी जीवोक्ति थोड़ा भ्रमित थे। वह छायांकित तारा से बिल्कुल भी परिचित नहीं थे, इसलिए अब जब उनके पास बसने की जगह थी तो वह स्वाभाविक रूप से आसानी से नहीं छोड़ेंगे। यह अच्छा है, मुझे भी ये जगह बहुत पसंद है। अगर तुम लंबे समय तक यहाँ रहना चाहते हो तो मैं एक मजबूत आत्मिक विन्यास की व्यवस्था करूंगी। यांग इन्फ्लेमेशन हल्के से मुस्कुराए। अगर तुम मुझे भविष्य में अधिक उच्च श्रेणी सामग्री देते हो तो मैं इस जगह को इस तरह से व्यवस्थित कर सकती हूँ कि एक तृतीय क्रम ओरिजिन रिटर्निंग कोटि कृषक भी प्रवेश नहीं कर पाएगा। त्रिपाठी जीवोक्ति की आंखें चमक उठी। यांग इन्फ्लेमेशन का मूल्यांकन उनके दिल में बहुत बढ़ गया। जैसे ही वे बात कर रहे थे वुई अचानक गुफा से बाहर भागी। उसका छोटा चेहरा उत्साह से भरा हुआ था। क्या तुमने उन्हें बांट दिया है? त्रिपाठी जीवोक्ति ने मुस्कान के साथ उसे देखा। हाँ, वे सभी तपस्या में प्रवेश कर चुके हैं। इससे पहले कि वे संत कोटि में प्रवेश करें इसमें अधिक समय नहीं लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद बड़े भाई त्रिपाठी। वुई ने सिर हिलाया, फिर कहा, एक बात है जो मैं तुम्हें अभी बताना भूल गई। वह क्या है? विदेशी वृद्ध चांद और विदेशी वृद्ध हाउ ने एक पत्र भेजा जिसमें कहा गया था कि कुलपति 3 दिन पहले स्वर्गीय भाग्य शहर के सिटी लॉर्ड्स मेंशन में बहुत सारे उपहार लाए थे। विदेशी वृद्ध चांद, विदेशी वृद्ध हाउ। त्रिपाठी जीवोक्ति ने भौहें चढ़ाईं, तुरंत इन दोनों को याद किया। विदेशी वृद्ध चांद स्वाभाविक रूप से चाणक्योई थे, जो उस समय अंतरिक्षयान पर सबसे अधिक ताकत वाले थे। जहां तक विदेशी वृद्ध हाउ की बात है, वह हाउ एन होना चाहिए। जब अंतरिक्षयान छायांकित तारा में लौटा तो वह था जो लोगों को उनका अभिवादन करने के लिए लाया था। अब ऐसा लग रहा था कि इन दोनों विदेशी वृद्धों और वुई के बीच का संबंध काफी अच्छा था, अन्यथा वे पत्र देने के लिए किसी को नहीं भेजते। विदेशी वृद्ध हुआन ने भी एक पत्र भेजा जिसमें यही बात कही गई थी। वुई ने भौहें चढ़ाईं। स्पष्ट रूप से यह नहीं समझ पाई कि हुआन इस बार उसकी मदद क्यों करना चाहती थी। उसके शब्दों के अर्थ से हुआन हाई के परिवार को छोड़ना चाहती थी और उसे ड्रैगन गुफा पर्वत को जल्द से जल्द छोड़ने की सलाह दे रही थी। त्रिपाठी जीवोक्ति हुआन को नहीं जानते थे, लेकिन उन्होंने परवाह नहीं की, बस पूछा, तुम्हारा कुलपति शैडो मून हॉल की तलाश में स्वर्गीय भाग्य शहर गया है ना? हाँ बड़े भाई त्रिपाठी, हमें अब क्या करना चाहिए? एक बार जब शैडो मून हॉल को पता चलेगा कि तुमने शू परिवार के इतने सारे लोगों को मार डाला तो वे निश्चित रूप से हाथ पर हाथ धरे नहीं बैठेंगे। उस समय एक ओरिजिन रिटर्निंग कोटि मास्टर निश्चित रूप से आएगा। ओरिजिन रिटर्निंग कोटि? त्रिपाठी जीवोक्ति ने भौहें चढ़ाईं। ईमानदारी से कहूं तो उन्हें नहीं पता था कि उनकी वर्तमान ताकत एक ओरिजिन रिटर्निंग कोटि मास्टर की तुलना में कैसी थी, लेकिन हर बार जब एक कृषक एक महान क्षेत्र को पार करता था तो उनकी ताकत में पृथ्वी को हिलाने वाले बदलाव आते थे। त्रिपाठी जीवोक्ति आसानी से तृतीय क्रम संत कोटियों को मार सकते थे, लेकिन वह एक ओरिजिन रिटर्निंग कोटि मास्टर के प्रतिद्वंद्वी नहीं हो सकते थे। हालांकि त्रिपाठी जीवोक्ति जल्द ही संदेह करने लगे, अजीब, तुम्हारा परिवार यह संदेश देने के लिए क्यों भाग गया? इस तरह का काम शू परिवार द्वारा किया जाना चाहिए था। वुई ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा, इससे पहले कि वह अपने निचले होंठ को काट ले, और कहा, शायद कुलपति को लगता है कि वह तुम्हें नियंत्रित नहीं कर सकता या तुम्हें भगा नहीं सकता है, इसलिए वह शैडो मून हॉल की शक्ति पर भरोसा करना चाहता है। ये कहा जाना चाहिए कि वुई के विचार काफी चतुर थे और उसे ईएन के व्यक्तित्व की भी अच्छी समझ थी, इसलिए उसने जो जानकारी अनुमान लगाई थी वह मूल रूप से सच्चाई थी। त्रिपाठी जीवोक्ति ने सिर हिलाया, चिंता मत करो, जाओ, जो तुम्हें करने की जरूरत है वह करो। अगर एक ओरिजिन रिटर्निंग कोटि मास्टर वास्तव में आता है तो मैं उन्हें रोक सकता हूँ। हाँ, वुई ने हल्के से सिर हिलाया। हालांकि उसे ज्यादा आत्मविश्वास नहीं था, चूंकि त्रिपाठी जीवोक्ति ने ऐसा कहा वह और कुछ नहीं कह सकती थी। वुई के जाने के बाद यांग इन्फ्लेमेशन ने हल्के से कहा, मेरे आत्मिक विन्यास से एक ओरिजिन रिटर्निंग कोटि मास्टर को मारने की उम्मीद मत करना। उच्च श्रेणी सामग्री के बिना मेरे आत्मिक विन्यास की शक्ति बहुत अधिक नहीं होगी। मैं तुम्हारे आत्मिक विन्यास पर भरोसा नहीं कर रहा हूँ। त्रिपाठी जीवोक्ति मुस्कुराए। हालांकि वुई के आत्मिक विन्यास को केवल एक ओरिजिन रिटर्निंग कोटि मास्टर को थोड़ी देर के लिए फंसाने में सक्षम होने की जरूरत थी। जब तक ये तृतीय क्रम ओरिजिन रिटर्निंग कोटि मास्टर नहीं था, त्रिपाठी जीवोक्ति ने महसूस किया कि उन्हें उनसे निपटने में सक्षम होना चाहिए। यह मामला अंतरिक्ष आत्मा स्फटिक सिरा से संबंधित था, इसलिए एक ओरिजिन रिटर्निंग कोटि मास्टर को भूल जाओ, भले ही एक ओरिजिन किंग कोटि मास्टर आए। त्रिपाठी जीवोक्ति को एक प्रयास करना होगा। वह इस कीमती भूमि को बिल्कुल भी नहीं सौंप सकते थे। यांग इन्फ्लेमेशन को आत्मिक विन्यास की व्यवस्था करने में मदद करने के बजाय त्रिपाठी जीवोक्ति तुरंत गुफा में लौट आए और तपस्या में प्रवेश किया, अपने हाथ में एक अंतरिक्ष आत्मा स्फटिक पकड़े हुए और अंतरिक्ष के मार्ग की अपनी समझ को बढ़ाने के लिए इसकी ऊर्जा को अवशोषित कर रहे थे। अंतरिक्ष का मार्ग बहुत अस्पष्ट था, लेकिन यह बहुत शक्तिशाली भी था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने महसूस किया कि अगर उन्हें एक ओरिजिन रिटर्निंग कोटि मास्टर का सामना करना पड़ा तो उनके अंतरिक्ष के मार्ग का उपयोग करना सबसे अच्छा विकल्प होगा। जब त्रिपाठी जीवोक्ति ने पहले अंतरिक्ष बल का उपयोग किया था तो उन्होंने इसे अपने संत क्यूई के साथ मिश्रित कर दिया था, जिससे उनके संत क्यूई हमलों को अंतरिक्ष को तोड़कर अपने विरोधियों को अप्रत्याशित रूप से पकड़ने की अनुमति मिली थी।
यह विधि उनके संत की हुई हमलों की शक्ति को बढ़ा सकती थी, लेकिन इसने अंतरिक्ष के मार्ग के रहस्यों को पूरी तरह से प्रदर्शित नहीं किया। अगर वह विशुद्ध रूप से अंतरिक्ष बल का उपयोग हमला करने के लिए कर सकते थे, तो त्रिपाठी जीवोक्ति का मानना था कि उनकी युद्ध प्रभावशीलता बहुत मजबूत और अधिक अप्रत्याशित होगी। उन्हें नहीं पता था कि शैडो मून हॉल के लोग कब आएंगे, लेकिन भले ही वह अपनी भाला को जल्दी से तेज नहीं कर सकते थे, वह फिर भी संतुष्ट नहीं होंगे। त्रिपाठी जीवोक्ति अंतरिक्ष के मार्ग का अध्ययन करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे थे और इसके रहस्यों का उपयोग अपनी अद्वितीय हत्या तकनीक बनाने के लिए करना चाहते थे। इतने सारे अंतरिक्ष आत्मा स्फटिकों का उपयोग करने के बाद इस अस्पष्ट मार्ग की त्रिपाठी जीवोक्ति की समझ एक नई ऊंचाई पर पहुंच गई थी। अब एक अर्ध पका हुआ शौकिया नहीं रहा। त्रिपाठी जीवोक्ति का मानना था कि अंतरिक्ष के मार्ग की अपनी वर्तमान समझ के साथ अगर वह फिर से तैरते हुए महाद्वीप पर जाते तो वह निश्चित रूप से आसानी से छोड़ने में सक्षम होंगे। अंतरिक्ष को फाड़ना भागने की एक विधि थी और इसका उपयोग दुश्मनों को मारने के लिए नहीं किया जा सकता था, लेकिन त्रिपाठी जीवोक्ति ने अंतरिक्ष को फाड़ने के अपने अनगिनत अनुभवों से हमला करने का एक नया तरीका झलका था। अपने ज्ञान सागर में लगातार इस विधि के साथ प्रयोग करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने इसे बार बार अस्वीकार और संशोधित किया जब तक कि वह एक सही विचार के साथ नहीं आए। तभी उन्होंने अपनी आंखें खोली। धीरे से अपना दायां हाथ आगे हिलाते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक उंगली लंबी आधा इंच चौड़ी शून्य दरार वॉइड क्रैक बनाई। ये शून्य दरार एक अजीब आभा के साथ उभर गई जो शून्य द वॉइड के अशांत धाराओं से संबंधित थी। इस शून्य दरार के अंदर एक अराजक शून्य था। शून्य दरार दिखाई देने के बाद ये पहले की तरह एक ही जगह पर नहीं रही और इसके बजाय धीरे धीरे आगे बढ़ी। जहां भी शून्य दरार गुजरी उसके रास्ते में सब कुछ, जिसमें आभा और हवा शामिल थी, निगल लिया गया। 2 मीटर आगे बढ़ने के बाद शून्य दरार अचानक बंद हो गई और गायब हो गई। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अंतरिक्ष के मार्ग की अपनी समझ के आधार पर एक शक्तिशाली नई हमला तकनीक बनाई है। एपिसोड नंबर 1139। पत्थर के कमरे के अंदर त्रिपाठी जीवोक्ति अत्यधिक प्रसन्न थे। उन्होंने नहीं सोचा था कि उनका अचानक विचार वास्तव में सच्चा हो जाएगा। छोटी अंतरिक्षीय दरार जिसे उन्होंने फाड़ दिया था, उसे हमले के साधन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता था। हालांकि दरार केवल एक उंगली लंबी और आधा इंच चौड़ी थी और गायब होने से पहले ये केवल 2 फीट से कम आगे बढ़ी थी। ये तेज नहीं था, लेकिन जब तक वह लगन से अभ्यास करते थे और अंतरिक्ष के मार्ग की अपनी समझ को मजबूत करते थे, वह निश्चित रूप से भविष्य में अपने दुश्मनों के खिलाफ इस विधि का उपयोग करने में सक्षम होंगे। एक बार जब इस दरार की गति बढ़ जाती है तो इसे कौन रोक पाएगा। ये दरार अपने रास्ते में सब कुछ निगलने में सक्षम थी। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसका एक मानव विरोध कर सके। उत्साहित महसूस करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने तुरंत प्रयोग करना शुरू कर दिया। एक उंगली लंबी शून्य दरार वॉइड क्रैक को फाड़ दिया और इसे सभी दिशाओं में बाहर निकाल दिया। जिस गति से शून्य दरार चली वह भी धीरे धीरे बढ़ गई और वह दूरी जिसकी यह यात्रा कर सकती थी लगातार बढ़ रही थी। त्रिपाठी जीवोक्ति समय के गुजरने के बारे में पूरी तरह से भूल गए क्योंकि उनका दिमाग पूरी तरह से इस नई आक्रामक विधि के शोध में डूबा हुआ था। ये तब तक नहीं था जब तक कि शून्य दरारों में से एक कोने तक नहीं पहुंच गई कि चट्टान की दीवार का एक छोटा टुकड़ा अचानक बिना किसी चेतावनी या निशान के गायब हो गया, जैसे कि किसी ने चट्टान की दीवार का एक टुकड़ा काट दिया हो और उसे दूर ले गया हो। त्रिपाठी जीवोक्ति जानते थे कि ऐसा नहीं था कि चट्टान का ये टुकड़ा गायब हो गया था, बल्कि यह शून्य दरार द्वारा निगल लिया गया था। चट्टान की दीवार पर निशान को देखते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति ने चुपके से सिर हिलाया। इस तरह की शून्य दरार अभी भी गति के मामले में एक कमी थी जिससे बचना आसान हो गया था और इसकी शक्ति पर्याप्त मजबूत नहीं थी। ऐसा इसलिए होना चाहिए क्योंकि शून्य दरार अस्थिर थी। अगर यह पर्याप्त स्थिर होती तो त्रिपाठी जीवोक्ति का मानना था कि शून्य दरार अभी पूरी चट्टान की दीवार को खोल सकती थी और गुफा के माध्यम से भी छेदी जा सकती थी। वर्तमान में शून्य दरार का उपयोग दुश्मनों के खिलाफ नहीं किया जा सकता था। एक संत कोटि कृषक शून्य दरार की स्थिरता में हस्तक्षेप करने और इसे बंद करने के लिए अपने संत की हुई को पूरी तरह से उत्तेजित कर सकता था। एक बार जब यह बंद हो जाता है तो ये बेकार हो जाएगा, लेकिन इसने शोध के लिए त्रिपाठी जीवोक्ति के उत्साह को बिल्कुल भी बाधित नहीं किया। ये एक पवन ब्लेड विंड ब्लेड के आकार का था, इसलिए त्रिपाठी जीवोक्ति ने एक पल के लिए इसके बारे में सोचा और इस नई आक्रामक विधि का नाम अंतरिक्ष ब्लेड स्पेस ब्लेड रखने का फैसला किया। त्रिपाठी जीवोक्ति लगभग भविष्यवाणी कर सकते थे कि एक बार जब उनका अंतरिक्ष ब्लेड महान उपलब्धि के चरण तक पहुंच जाता है तो उनके लिए भविष्य में अपने क्षेत्र से ऊपर के दुश्मनों को मारना बहुत आसान हो जाएगा। इस तरह की अपारंपरिक शक्ति का बचाव करना सबसे मुश्किल था। त्रिपाठी जीवोक्ति ने अपने पत्थर के कमरे में लगातार 3 दिनों तक अंतरिक्ष ब्लेड का अध्ययन किया, जिससे उनके अंतरिक्ष ब्लेड की शक्ति में बहुत वृद्धि हुई। जैसे ही वह रुचि से भरे हुए थे, उनकी भौहें अचानक तन गई और उनका चेहरा ठंडा हो गया। त्रिपाठी जीवोक्ति ने ध्यान दिया कि कई मास्टर नजदीक आ रहे थे और इन लोगों की आभा उनसे काफी परिचित थी। यह कोई और नहीं बल्कि हाई के परिवार के मास्टर थे। अपनी शक्तिशाली दिव्य भावना के साथ बाहर झांकते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति का भाव थोड़ा गरिमा में हो गया। उन्होंने पाया कि न केवल हाई के परिवार के मास्टर थे, बल्कि प्रथम क्रम ओरिजिन रिटर्निंग कोटि के 2 मास्टर भी थे। वुई ने पहले जो कहा था उसे याद करते हुए त्रिपाठी जीवोक्ति तुरंत समझ गए कि ये 2 ओरिजिन रिटर्निंग कोटि मास्टर ये शैडो मून हॉल से आमंत्रित किए गए सहायक थे।
ये बूढ़ा आदमी वास्तव में उन सभी को मारना चाहता था। त्रिपाठी, जीवप्ती और हाई के परिवार के बीच कोई शिकायत नहीं थी। ज्यादा से ज्यादा हाई के परिवार ने वुई और दूसरों को लिया था जिन्होंने अपने परिवार को छोड़ दिया था। त्रिपाठी, जीवप्ती ने उनमें से किसी को नहीं मारा था, लेकिन अब हाई के परिवार बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। इस क्षण त्रिपाठी, जीवप्ती निश्चित थे कि वुई का अनुमान सही था। त्रिपाठी, जीवप्ती का प्रदर्शन बहुत मजबूत रहा था और वह ड्रैगन गुफा पर्वत पर कब्जा कर रहे थे, जिससे हाई के परिवार शांति से खाने या सोने में अक्षम हो गया था। ड्रैगन गुफा पर्वत हाई के परिवार का क्षेत्र था और यह जगह हाई के परिवार के क्षेत्र से दूर नहीं थी, इसलिए वे स्पष्ट रूप से डरते थे कि एक बार जब त्रिपाठी, जीवप्ती बढ़ेंगे तो वह उनके लिए एक खतरा बन जाएंगे। इस वजह से उन सभी को मारना चाहते थे। त्रिपाठी, जीवप्ती का भाव ठंडा हो गया क्योंकि उन्होंने चुपके से हाई के परिवार को अब और चेहरा नहीं देने का फैसला किया। इस बात की परवाह किए बिना कि वो ये इस परिवार की सदस्य थी या नहीं, जब तक वे यहाँ आने की हिम्मत करते हैं वे छोड़ नहीं पाएंगे। खड़े होकर और पत्थर के दरवाजे को खोलते हुए त्रिपाठी, जीवप्ती ने वुई और यूफेन को घबराए हुए बाहर खड़े देखा। बड़े भाई त्रिपाठी, वुई ने पुकारा, उसका चेहरा थोड़ा पीला था। मुझे पता है, बस गुफा के अंदर रहो और बाहर मत जाओ। इन पिछले कुछ दिनों में यांग इन्फ्लेमेशन ने कई आत्मिक विन्यास को सिद्ध किया है, इसलिए जब तक तुम बाहर नहीं जाते वे तुम्हें कुछ भी नहीं कर पाएंगे। चूंकि मैं तुम्हारे साथ हूँ, मुझे आखिरकार उनका सामना करना होगा। त्रिपाठी, जीवप्ती ने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि वुई ने पीछे हटने का कोई इरादा नहीं दिखाया। वह शायद इस अवसर का फायदा उठाकर हाई के परिवार के साथ चीजों को स्पष्ट करना चाहती थी। त्रिपाठी, जीवप्ती ने उस पर नजर डाली और धीरे से सिर हिलाया, तो लापरवाही से काम मत करना। भले ही स्थिति नाजुक हो, गुफा के प्रवेश द्वार को मत छोड़ना। हाँ, वुई ने जल्दी से जवाब दिया। त्रिपाठी, जीवप्ती ने फिर उन्हें गुफा से बाहर निकाल दिया। बाहर पहुंचकर त्रिपाठी, जीवप्ती ने पाया कि यांग इन्फ्लेमेशन वास्तव में अभी भी आत्मिक विन्यास की व्यवस्था कर रही थी। उसकी हलचल बेहद तेज थी, जाहिरा तौर पर आखिरी पल में हार नहीं मानना चाहती थी। ये पता लगाने के बाद कि त्रिपाठी, जीवप्ती बाहर आ गए थे, यांग इन्फ्लेमेशन ने चुपके से राहत की सांस ली और उसकी पहले से ही धीमी हलचल बहुत तेज हो गई। गुफा के अंदर कृषक, जिसने वुई का अनुसरण किया था, वह भी खबर मिलने के बाद बाहर भाग गया। उनमें से प्रत्येक गरिमा में भावों के साथ त्रिपाठी, जीवप्ती और वुई के पीछे खड़ा था। अरे, वह छोटा ठिगना यहाँ क्यों है? एक केकड़े की तरह चलना, वह वास्तव में निराशाजनक है। त्रिपाठी, जीवप्ती हैरानी में आगे घूर रहे थे। भीड़ के बीच एक अस्तित्व था जो मुर्गियों के बीच एक सारस की तरह खड़ा था। यह कोई और नहीं बल्कि छोटा जी होंग वेन था, जिसे त्रिपाठी, जीवप्ती ने पहले देखा था। उसका सिर उसकी छाती तक भी नहीं पहुंचता था, लेकिन जब वह चलता था तो वह एक अजगर या एक बाघ की तरह लगता था। जी होंग वेन बेहद अभिमानी था। उस समय वुई और अन्य लोग अयस्कों को इकट्ठा करने से अभी अभी लौटे थे और छायांकित तारा पर अभी अभी पहुंचे थे जब उनके अंतरिक्ष यान पर अयस्कों को इस जी होंग वेन ने झपट लिया था। त्रिपाठी, जीवप्ती ये भी जानते थे कि इस छोटे ठिगने जी होंग वेन ने वुई को पसंद किया था। पिछली बार उसने अशिष्टता से भी बात की थी, ये कहते हुए कि एक दिन वुई उसके जी परिवार की सदस्य बन जाएगी। उसका इस बार यहाँ आना वुई से संबंधित होना चाहिए। जी होंग वेन बहुत ऊंचा नहीं था, लेकिन वह सामने चल रहा था, जिससे वह बेहद सुस्पष्ट हो गया। हाई के परिवार के बूढ़े विदेशी वृद्ध उसके पीछे पीछे चल रहे थे और साथ ही प्रथम क्रम ओरिजिन रिटर्निंग कोटि के 2 मास्टर भी थे जो सिटी लॉर्ड्स मेंशन से होने चाहिए। त्रिपाठी, जीवप्ती के मनोरंजक शब्दों को सुनकर वुई मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी, लेकिन उसने जल्दी से अपनी मुस्कान को रोका। वह जानती थी कि अब हंसने का समय नहीं है। सिटी लॉर्ड्स मेंशन से मास्टर आए थे और जी होंग वेन भी आया था। ऐसा लगा कि परिवार इस बार त्रिपाठी, जीवप्ती को खत्म करने के लिए दृढ़ था। उसका भाव तुरंत उदास हो गया। त्रिपाठी, जीवप्ती ने जी होंग वेन को ध्यान दिया और जी होंग वेन ने भी यहाँ की स्थिति को ध्यान दिया। वुई को त्रिपाठी, जीवप्ती के बगल में खड़ा देखकर जी होंग वेन की आंखों से लगभग आग निकल गई, क्योंकि उसने अपने दांत पीसे और कोसा, सस्ता हरामी, मैंने सोचा था कि तुम बहुत कुलीन थे, लेकिन पता चला कि तुम सिर्फ एक अभिनय कर रहे थे। वह किस बात पर गुस्सा था, ये जानते हुए येन ने जल्दी से कहा, योगा स्वामी जी, उस युवक जिसका नाम त्रिपाठी, जीवप्ती है, उसे कम नहीं समझा जा सकता। हालांकि उसका क्षेत्र उच्च नहीं है, उसकी युद्ध शक्ति अकल्पनीय है। शिव परिवार का, मुझे पता है, तुमने रास्ते में दर्जनों बार कहा है। पिता के कानों में कॉलस बढ़ रहे हैं। चूंकि इस युवा स्वामी ने आगे कदम बढ़ाया है, वह आज मर जाएगा। तुम्हें बस देखने की जरूरत है, तुम्हें किसी और चीज के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। जी होंग वेन ने अधीरता से अपना हाथ हिलाया, येन को बाधित करते हुए। 2 ओरिजिन रिटर्निंग कोटि मास्टर जो उनके साथ आए थे, उन्होंने भी तिरस्कार के भाव दिखाए, क्योंकि उन्होंने येन को घृणा से घूर दिया, ये सोचते हुए कि एक छोटा परिवार वास्तव में एक छोटा परिवार था। कभी कभी एक कृषक का सामना करना जो क्षेत्रों में लड़ सकता था, वे वास्तव में संकीर्ण दृष्टि वाले थे। शैडो मून हॉल में कई शिष्य थे जो क्षेत्रों में लड़ सकते थे। कोई भी यादृच्छिक द्वितीय क्रम संत इन तृतीय क्रम विदेशी वृद्धों को हराने में सक्षम होगा। इससे भी अधिक, यहाँ 2 ओरिजिन रिटर्निंग कोटि मास्टर के साथ इस जगह को जल्द ही जमींदोज कर दिया जाएगा। ये ने आह भरी और कुछ कहने की हिम्मत नहीं की, कहीं ऐसा न हो कि वह इन लोगों को नाराज कर दे, लेकिन उनका दिल करवाहट से भरा था।
उन्होंने उम्मीद नहीं की थी कि वह जी होन वेन को यहाँ लाएंगे। कुछ दिन पहले वह सिटी लॉर्ड्स मेंशन में बहुत सारे उपहार लाए थे और सिटी लॉर्ड फीजीतू से मिले थे। जब उन्होंने इस मामले की सूचना दी तो फीजीतू ने इसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। अगर वह सहयोग से जी होन वेन से नहीं मिले होते तो वह अभी भी सिटी लॉर्ड्स मेंशन से खबर का इंतजार कर रहे होते। इसके अलावा जी होन वेन मास्टरों को यहाँ हाई के परिवार के लिए नहीं लाया था, नहीं यह शू परिवार के लिए न्याय बनाए रखने के लिए था, वह यहाँ हुई के लिए था। यिन को ये कहते हुए सुनकर कि जिस महिला को वह पसंद करता था वह वास्तव में एक अज्ञात उत्पत्ति की प्रथम क्रम संत कोटि के साथ थी, जी होन वेन क्रोधित हो गया और तुरंत अपने मास्टरों में से 2 को यहाँ लाया। किसी भी मामले में वह इन लोगों को आमंत्रित करने में कामयाब रहा था, जिससे यिन थोड़ा बेहतर महसूस कर सका। हालांकि आज के बाद वुई का जीवन मौत से भी बदतर होने की संभावना थी। जी होन वेन की बदसूरत दिखावट और छोटे कद को मत देखो, उसका व्यक्तित्व बेहद विकृत था। कोई भी महिला जिसे वह पसंद करता था वह उन्हें प्राप्त करने की कोशिश करेगा। एक बार जब कोई और उन्हें छूता है तो परिणाम अकल्पनीय होंगे। एक बार उसने एक छोटे परिवार की एक बड़ी बहन शियाओ जियाओ सियोजाओ को पसंद किया था और दहेज के उपहार के साथ अगले दिन उसे लेने का वादा किया था। उसे कम ही पता था कि इस भाग्य से बचने के लिए बड़ी बहन शियाओ जियाओ ने उसी रात उस आदमी के साथ सोया जिसे वह पसंद करती थी, अपनी कौमार्य खो दिया। उस परिवार की बड़ी बहन छोटी जियाओ ने सोचा था कि ऐसा करने से वह जी होन वेन के हत्यारे हाथों से बचने में सक्षम होगी, लेकिन जी होन वेन ने बस उसे नजरअंदाज कर दिया। उसने न केवल उस आदमी को मार डाला बल्कि वह बड़ी बहन छोटी जियाओ को भी अपने निवास स्थान पर वापस लाया और उसे तबाह और अपमानित किया। 1 महीने बाद उसने उसके सभी कपड़े उतार दिए और उसे आकाश भाग्य शहर की हलचल भरी भीड़ में फेंक दिया। बड़ी बहन शियाओ जियाओ अपमान सहन नहीं कर सकी और शहर में आत्महत्या कर ली। उसके शरीर के सड़ने के बाद भी किसी ने भी इस पर दावा करने की हिम्मत नहीं की। 1 और महीने बाद जिस परिवार से बड़ी बहन शियाओ जियाओ संबंधित थी वह स्पष्ट रूप से नष्ट हो गया। हालांकि कोई सुराग नहीं था, जब तक कोई जानता था ये स्पष्ट था कि ये जी होन वेन का कार्य था। ये कहा जा सकता है कि जी होन वेन का व्यक्तित्व इतना विकृत हो गया था कि यह मुक्ति से परे था। ये इनको नहीं पता था कि उनके हाई के परिवार का किस तरह का भाग्य इंतजार कर रहा था, लेकिन वो केवल यह आशा कर सकते थे कि वो ही शुद्ध रहे और उनकी बड़ी बहन शियाओ चाओ सियो चाओ की तरह समाप्त न हो। अगर वह अभी भी शुद्ध थी तो इस बार पैंतरेबाजी के लिए अभी भी जगह थी, लेकिन अगर नहीं तो ये कल्पना नहीं कर सकते थे कि हाई के परिवार किस तरह के तूफान में आएगा। परिवार में बूढ़े विदेशी वृद्धों के चेहरे सभी काफी बदसूरत थे क्योंकि वे डर से कांप रहे थे। स्पष्ट रूप से उन्होंने भी जी होन वेन के पिछले गलत कार्यों को याद किया और चिंतित थे कि वे वुई की वजह से फंस जाएंगे। जी होन वेन का चेहरा इतना उदास था कि उनमें से किसी ने भी जोर से सांस लेने की हिम्मत नहीं की। गुफा से दूर नहीं, जी होन वेन का उदास चेहरा अचानक दूर हो गया क्योंकि उसने यांग इन्फ्लेमेशन को घूर दिया जो एक आत्मिक विन्यास व्यवस्थित कर रही थी। उसकी उदास आंखें एक सुखद आश्चर्य चमका क्योंकि वह हंसा। अच्छा, यहाँ वास्तव में एक सुंदरी है, ऐसा लगता है कि मैंने यहाँ आकर वास्तव में सही चुनाव किया। हालांकि यांग इन्फ्लेमेशन एक बड़ा काला वस्त्र पहने हुए थी, उसकी प्रभावशाली आकृति को छिपाना असंभव था। उसका छोटा चेहरा भी नाजुक और सुंदर था, जी होन वेन को बहुत पसंद था। उसकी आंखें लगातार यांग इन्फ्लेमेशन के शरीर पर रुकी रहीं, उसका दिल इच्छा से जल रहा था, वह चाहता था कि वह तुरंत यांग इन्फ्लेमेशन और वुई को इस जगह से छीन ले। जी होन वेन ने अब वुई और यांग इन्फ्लेमेशन दोनों को लालच भरी नजर से देखा है और हाई के परिवार के साथ शेडो मून हॉल के मास्टर भी ड्रैगन गुफा पर्वत पर पहुंच चुके हैं। एपिसोड नंबर 1140। ऐसा सोचते हुए जी होन वेन वास्तव में दौड़कर त्रिपाठी जीवक्ति को पकड़ना चाहता था, लेकिन जैसे ही उसने एक कदम आगे बढ़ाया उसे 2 ओरिजिन रिटर्निंग कोटि मास्टरों में से एक ने रोक दिया। युवा स्वामी, आगे कुछ अजीब है, ये एक शक्तिशाली आत्मिक विन्यास होना चाहिए। कृषक ने भौहें चढ़ाई क्योंकि उसने गुफा के सामने बड़े अंतरिक्ष को घूर दिया, अपने दिव्य भावना के साथ क्षेत्र को झांका। जब वे पहली बार पहुंचे तो ये ने उन्हें बताया था कि शु परिवार के लगभग दर्जन तृतीय क्रम संत कोटि कृषक को पूरी तरह से कैसे मिटा दिया गया था, लेकिन उनमें से किसी ने भी इसे गंभीरता से नहीं लिया था, ये सोचते हुए कि भले ही एक आत्मिक विन्यास था, इसकी शक्ति सीमित होगी और यह एक ओरिजिन रिटर्निंग कोटि मास्टर के बमबारी को रोकने में सक्षम नहीं होगा। लेकिन अब जब वे करीब थे तो उन्हें एहसास हुआ कि यह आत्मिक विन्यास कितना गहन था। क्या इसमें कुछ अजीब है? जी होन वेन मूर्ख नहीं था और सिर हिलाया। हाँ, तो ये युवा स्वामी ऊपर नहीं जाएगा, कहीं ऐसा न हो कि मैं उनके जाल में गिर जाऊं। उसी क्षण यांग इन्फ्लेमेशन ने वह पूरा कर लिया जो वह कर रही थी और जल्दी से गुफा में वापस चली गई। त्रिपाठी जीवक्ति के पीछे छिपी हुई उसका कोमल शरीर कांप रहा था। वुई ने उसका हाथ लिया और धीरे से थपथपाया। जी होन वेन ने यांग इन्फ्लेमेशन से अपनी नजर हटा ली और वुई पर नजर डाली, सार्थक रूप से मुस्कुराते हुए चिल्लाया, वुई, ये युवा स्वामी तुम्हें एक मौका नहीं दिया, ऐसा मत कहना। अगर तुम जानती हो कि तुम्हारे लिए क्या अच्छा है तो आज्ञाकारिता से मेरे साथ वापस आ जाओ और ये युवा स्वामी बीती हुई बातों को बीतने देगा, लेकिन अगर तुम नहीं करती हो तो इस युवा स्वामी को क्रूर और निर्दयी होने के लिए दोष मत देना। हालांकि वुई का चेहरा पीला था, उसने अभी भी कहा, तुम्हारे सपनों में अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ जाऊं तो तुम्हें मुझे मारना होगा। अच्छा।
जी होन वेन न केवल गुस्सा नहीं हुआ बल्कि इसके बजाय हंसा। जब उसे पता चला कि वुई और त्रिपाठी जीवप्ती एक साथ थे तो वह वास्तव में गुस्सा था, लेकिन अब जब उसने यांग इन्फ्लेमेशन को देखा जो वुई से भी अधिक उत्कृष्ट थी तो उसका गुस्सा तुरंत दूर हो गया। इस बार वह न केवल वुई को प्राप्त करने में सक्षम होगा बल्कि वह इस उत्तम सुंदरी को भी प्राप्त करने में सक्षम होगा, एक पत्थर से दो चिड़ियों को मारना। जी होन वेन स्वाभाविक रूप से खुश था। उसने अब वुई पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय त्रिपाठी जीवप्ती की ओर मुड़ा, ठंडे स्वर में कहा, छोटे बच्चे, तुम्हारी हिम्मत कम नहीं है वास्तव में इस युवा स्वामी की महिला के बारे में विचार रखने की हिम्मत करना। कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आते हो, तुम मर चुके हो। आज्ञाकारिता से साष्टांग प्रणाम करो और अपनी गलतियों को मानो, मुझे कुछ बार दादा कहो और यह युवा स्वामी तुम्हें एक तेज मौत देगा। अगर तुम मुझे वह महिला भी दे सकते हो, ही ये युवा स्वामी शायद तुम्हारी जान बख्श देगा। त्रिपाठी जीवप्ती ने भौहें चढ़ाई। उन्होंने बहुत सारे बिगड़े हुए बच्चे देखे थे, लेकिन उन्होंने जी होन वेन जितना अभिमानी कभी नहीं देखा था। ऐसा लगता था कि उनकी राय में कोई भी कुछ भी, जब तक वह एक शब्द कहता है, दूसरों को समझौता करना होगा। सबसे पहले वह चाहता था कि वुई आज्ञाकारिता से उसके साथ वापस जाए, अब वह चाहता था कि वह आज्ञाकारिता से लुढ़क जाए। वह खुद को क्या समझता था? क्या यह आदमी केवल बड़ी बातें करना जानता है? त्रिपाठी जीवप्ती ने वुई को देखा। वुई ने मुस्कुराया, तुम्हारे सिर में कुछ गड़बड़ है। हाँ, बहुत सही कहा। उसका दिमाग वास्तव में असामान्य है। यह उसकी शारीरिक अक्षमता के कारण होने वाली एक मनोवैज्ञानिक विकृति होनी चाहिए। त्रिपाठी जीवप्ती ने हल्के से सिर हिलाया। उनके शांत और आरामदायक दिखावट को देखकर वुई और अन्य लोगों का तनाव बहुत दूर हो गया। दूसरी ओर जी होन वेन को ये कहते हुए सुनने के बाद कि वह त्रिपाठी जीवप्ती को जाने देगा, ये एन वास्तव में बोल उठा, युवा स्वामी जी, इस व्यक्ति की उत्पत्ति अज्ञात है। उसने बलपूर्वक मेरे हाई के परिवार के ड्रैगन गुफा पर्वत पर कब्जा कर लिया है और अब मेजबान है। हम उसे भगा नहीं सकते हैं। कृपया न्याय बनाए रखें और उसे मार दें। चूंकि उन्होंने त्रिपाठी जीवप्ती को कलियों में समाप्त करने का फैसला किया था, कहीं ऐसा न हो कि वह बड़ा हो जाए और हाई के परिवार के हितों को खतरा दे। येन स्वाभाविक रूप से त्रिपाठी जीवप्ती को इतनी आसानी से नहीं छोड़ेंगे। जहां तक वुई की बात है, वह पहले ही परिवार छोड़ चुकी थी, इसलिए वह भाई के परिवार की सदस्य नहीं थी। जी होन वेन द्वारा वापस ले जाने के बाद वह किस भाग्य से मिलेगी, उसका उससे कोई लेना देना नहीं था। क्या इस युवा स्वामी को तुम्हें ये बताने की जरूरत है कि क्या करना है? जी होन वेन ने येन पर नजर डाली, जिससे येन शर्मिंदा हो गए और तुरंत चुप हो गए। तुरंत जी होन वेन गुफा की ओर मुड़ा और गुस्से से चिल्लाया, छोटे बच्चे, तुम न केवल इस पिता की महिला के बारे में विचार रखते हो, तुम दूसरे परिवार के क्षेत्र पर कब्जा करने की भी हिम्मत करते हो। तुम मेरे शैडो मून हॉल को अपनी आंखों में बिल्कुल भी नहीं रखते। क्या तुम नहीं जानते कि हाई के परिवार मेरे शैडो मून हॉल की एक परिधीय शक्ति है? अगर तुम लड़ना चाहते हो तो लड़ो। बहुत बकवास हो चुकी। त्रिपाठी जीवप्ती उसके साथ बहस करने के लिए बहुत आलसी थे। इस आदमी का दिमाग सामान्य नहीं था, इसलिए वह कितना भी कहे, यह सिर्फ थूक की बर्बादी होगी। अंत में उन्हें लड़ना होगा। अच्छा, ये युवा स्वामी तुम्हें आज मुझे अपमानित करने के परिणाम बताएगा। तुम निश्चिंत हो सकते हो कि मैं तुम्हें तुरंत नहीं मारूंगा। वह महिला तुम्हारी होनी चाहिए, है ना? जी होन वेन ने त्रिपाठी जीवप्ती की ओर इशारा किया, चूंकि तुमने इस युवा स्वामी की महिला को छूने की हिम्मत की, ये युवा स्वामी तुम्हारी ले लेगा। ये युवा स्वामी तुम्हें दिखाएगा कि मैं उसे कैसे संतुष्ट करता हूँ, इसलिए जब समय आए तो हीन भावना महसूस मत करना। ऐसा कहते हुए त्रिपाठी जीवप्ती चिल्लाए, होन ज़ेन, उस छोटे बच्चे को मेरे लिए पकड़ो। मुझे अपमानित करने की हिम्मत करना, वह बहुत ज्यादा है। प्रथम क्रम ओरिजिन रिटर्निंग कोटी मास्टर जिसका नाम होन ज़ेन था, उसने भौहें चढ़ाई और संकोच किया, युवा स्वामी, वहाँ एक आत्मिक विन्यास है। तो क्या अगर यह एक आत्मिक विन्यास है, तुम सोचते हो कि कुछ छोटे विन्यास तुम्हें रोक सकते हैं, तो मेरे लिए तुम्हारा क्या उपयोग है? जी होन वेन उछल पड़ा, अगर तुम अकेले नहीं कर सकते तो तुम दोनों एक साथ मुझ पर आ सकते हो। मुझे विश्वास नहीं है कि वह कचरा आत्मिक विन्यास तुम्हें रोक सकता है। जल्दी करो और उसे मेरे लिए पकड़ो। मैं उसे जमीन पर फेंकने वाला हूँ, उसके चेहरे पर कदम रखने वाला हूँ और उस पर पेशाब करने वाला हूँ। होन ज़ेन का चेहरा उदास था। प्रथम क्रम ओरिजिन रिटर्निंग कोटी मास्टर को छायांकित तारा पर एक मास्टर माना जाता था। आखिरकार यहाँ सबसे मजबूत केवल एक तृतीय क्रम ओरिजिन रिटर्निंग कोटि कृषक था। हालांकि उसे जी होन वेन की रक्षा करने का आदेश दिया गया था, इसलिए वह अपने आदेशों को अस्वीकार नहीं कर सकता था। दूसरा ओरिजिन रिटर्निंग कोटि मास्टर उसे देखा और कुछ कहना चाहता था, लेकिन होन ज़ेन ने अपना हाथ हिलाया और कहा, मैं कोशिश करूंगा, अगर यह काम नहीं करता है तो तुम एक साथ मुझ पर आ सकते हो। अच्छा, आदमी ने सिर हिलाया और ज्यादा कुछ नहीं कहा। होन ज़ेन फिर गुफा की ओर कदम दर कदम चला गया, अपने आसपास की जांच करने के लिए अपनी दिव्य भावना को जारी किया, लेकिन जितना अधिक उसने जांच की उतना ही अधिक वह डर गया। यह अंतरिक्ष एक दलदल की तरह था और जब उसकी दिव्य भावना इसमें प्रवेश करती थी तो कोई प्रतिक्रिया नहीं होती थी। होन ज़ेन तुरंत जानता था कि उसने इस आत्मिक विन्यास की शक्ति को कम आंका था। इस क्षण पीछे हटना बहुत देर हो चुकी थी।
वह स्पष्ट रूप से इस आत्मिक विन्यास की सीमा में प्रवेश कर चुका था, लेकिन उसने जो उम्मीद नहीं की थी वह ये थी कि दूसरे पक्ष ने आत्मिक विन्यास को खोलने का कोई इरादा नहीं दिखाया, इसलिए वह नहीं जानता था कि क्या इसे बिल्कुल खोला जा सकता है। इससे भी अधिक, उसके विपरीत प्रथम क्रम संत कोटि वास्तव में सीधे उसकी ओर चल रहा था, जिसने उसे हैरान और खुश दोनों कर दिया। छोटी बहन यांग इन्फ्लेमेशन, आत्मिक विन्यास खोलो। वू यी ने घबराकर यांग इन्फ्लेमेशन का छोटा हाथ पकड़ लिया। पिछली बार शु परिवार के 1 दर्जन से अधिक लोग त्रिपाठी जीवप्ती द्वारा आसानी से मारे गए थे क्योंकि वे आत्मिक विन्यास में गिर गए थे। अब त्रिपाठी जीवप्ती वास्तव में एक ओरिजिन रिटर्निंग कोटि मास्टर की ओर चल रहे थे, इसलिए वू स्वाभाविक रूप से चिंतित थी। एक प्रथम क्रम ओरिजिन रिटर्निंग कोटि कृषक, एक प्रथम क्रम संत कोटि, एक पूरा महान क्षेत्र अलग था। भले ही वू को त्रिपाठी जीवप्ती पर बहुत भरोसा था, उसने नहीं सोचा था कि वह हुन जेन नाम के इस मास्टर के खिलाफ जीत सकता है। यांग इन्फ्लेमेशन ने अपना सिर हिलाया। त्रिपाठी जीवप्ती ने कहा कि अभी आत्मिक विन्यास नहीं खोलना है। क्यों? मुझे नहीं पता। वह जल्द ही समझ गई कि त्रिपाठी जीवप्ती क्यों नहीं चाहते थे कि वह आत्मिक विन्यास खोले, क्योंकि त्रिपाठी जीवप्ती ने वास्तव में हुन सेन पर हमला करने की पहल की थी। एक गहरे काले तलवार लहर को हुन सेन की ओर वार करते हुए उनके हाथ में राक्षसी लिपटों से ढकी एक लंबी तलवार दिखाई दी। त्रिपाठी जीवप्ती स्पष्ट रूप से अपनी युद्ध प्रभावशीलता का परीक्षण करना चाहते थे, खुद को अति मूल्यांकन करना। हुन जेन ने मुस्कुराया और एक सरल मुक्का फेंका। जैसे ही यह मुक्का दिखाई दिया, 1000 मीटर के दायरे के भीतर का वातावरण अचानक बदल गया, जैसे कि अंतरिक्ष खुद हिल रहा था।